ये कहानी केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें वर्णित सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और परिस्थितियां पूरी तरह से लेखक की कल्पना मात्र हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, स्थान, घटना या संस्था से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता संयोगवश प्रतीत होती है तो इसे मात्र एक संयोग समझा जाए। इस चैनल पर प्रस्तुत सभी कहानियां काल्पनिक या फिक्शन आधारित होती हैं। कृपया इन्हें केवल एक मनोरंजन सामग्री के रूप में लें और वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास न करें। धन्यवाद। अध्याय 153। उठो और हिलो वाले व्यक्ति को एक और गाना ऑर्डर करते देख दिया वोहरा तुरंत गंभीर हो गई। दिया वोहरा, मैं गा सकती हूँ, लेकिन मुझे कोई टिप मत दो, बस मुझे गाते सुनो। उठो और हिलो। हाँ ठीक है, तुम गाओ। दिया वोहरा ने जल्दी से संगत ढूंढी और संगीत शुरू हुआ। दूसरी ओर जिया मलिक घबरा गई। तीसरे राउंड का परिणाम इस पीके का परिणाम तय करता है, इसलिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जिया मलिक ने जल्दी से प्रशंसकों से कहा, भाइयों, ये राउंड महत्वपूर्ण है, हमें जीतना होगा। मैं अपनी मर्जी से आपके लिए मेढक कूद कर रही हूँ और आपके लिए सजा के रूप में मेढक कूद करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। चाय कला मास्टर की कुशलता तुरंत प्रभावी हो गई। जिया मलिक के लाइव प्रसारण कक्ष में उपहारों की बौछार हो गई। हालांकि उनमें से ज्यादातर बेकार छोटे उपहार थे, लेकिन कुछ न होने से बेहतर है। और वह सूची में पहले, दूसरे और तीसरे बड़े भाइयों के उपहारों पर भरोसा कर रही थी। अन्य प्रशंसकों के उपहार उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं, बस कुछ मांग लो। लेकिन आज सारा ध्यान सूची के नंबर 1 भाई रणवीर राठौर जिया मलिक की रक्षा में अकेला ने चुरा लिया था। सूची के दूसरे और तीसरे भाइयों ने ज्यादा पैसा खर्च करने की इच्छा नहीं दिखाई और केवल कुछ दर्जन रुपए खर्च किए, जो उनकी इच्छा का प्रतीक था। जिया मलिक ने जल्दी से कहा, भाई रणवीर, आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि मैं जीतूं। भाई रणवीर राठौर जिया मलिक की रक्षा में अकेला, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, कुछ नहीं होगा। ये कहकर उसने 1314 रुपये का बाउंड गॉडेस को पुरस्कार दिया। जिया मलिक, धन्यवाद भाई रणवीर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। भाई रणवीर राठौर जिया मलिक की रक्षा में अकेला, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, कुछ नहीं होगा। ये कहकर वह दिया वोहरा के लाइव प्रसारण कक्ष में गया। मैं नशे में तलवार के नीचे अपनी तलवार देखता हूँ। गैक्सिया में बिछड़न और अराजकता का एक गीत गाया गया और चू गीतों की आवाज हर जगह फैल गई। मैं तुम्हें दुख के साथ विदाई देता हूँ और तलवार पीता हूँ। बर्फ गिरी और ठंड में जम गई। दिया वोहरा पूरी एकाग्रता के साथ गा रही थी कि भाई रणवीर राठौर जिया मलिक की रक्षा में अकेला ने फिर से उसे उकसाने के लिए बैरेज टिप्पणियां पोस्ट की। तुम क्या बकवास गा रही हो? क्या तुम्हें दिए गए लॉलीपॉप पर्याप्त नहीं थे? और वह चीज़, उठो और हिलो। तुम्हारा आईडी बहुत भद्दा है। मैं एक नज़र में बता सकता हूं कि तुम एक हारा हुआ हो जो ईगेयू नूडल्स खाता है और फिर भी महिला एंकर को टिप देना चाहता है। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे साथ खुलकर लड़ो, बस चुपके से हमला मत करो। ये शर्मनाक है। दिया वोहरा के कक्ष में पहले से ही ज्यादा टिप्पणियां नहीं थीं, लेकिन इस व्यक्ति ने एक के बाद एक दर्जन से ज्यादा पोस्ट की, पूरी स्क्रीन पर कब्जा कर लिया। गुस्से में दिया वोहरा ने उसे म्यूट कर दिया। भाई रणवीर राठौर जिया मलिक की रक्षा में अकेला गुस्से में था, तो वह वापस जिया मलिक के लाइव प्रसारण कक्ष में चला गया। यूशितान गाने के बाद दिया वोहरा ने मुस्कुराकर पूछा, बॉस, क्या आपको मेरा गाना ठीक लगा? उठो और हिलो। बुरा नहीं। दिया वोहरा, बस आप संतुष्ट हों। मैं थोड़ा पानी पीती हूँ, मेरा गला थोड़ा सूख गया है। उठो और हिलो, मैं तुम्हें एक छोटा सा उपहार देता हूँ और तुम्हारे लिए कुछ ड्रिंक्स खरीदता हूँ। दिया वोहरा, नहीं नहीं नहीं, इनाम की जरूरत नहीं। राधिका तिवारी इतनी गुस्से में थी कि उसने जल्दी से दिया वोहरा को एक वीचैट मैसेज भेजा। कोई उपहार नहीं, तुम क्या चाहती हो? दिया वोहरा ने मैसेज पर नजर डाली, फिर स्क्रीन बंद कर दी और इसे अनदेखा कर दिया। विश्व समाचार, उठो और हिलो। बॉस ने एंकर रानर को कार्निवल एक्स30 दिया। दोनों पक्षों के लाइव प्रसारण कक्षों में सभी लोग हैरान रह गए। एक कार्निवल जो प्रत्येक 3000 रुपये का है और एक बार में 30 दिए गए। वह वाकई एक बड़ा शॉट है। बैरेज 666 एंकर, तुम बहुत भाग्यशाली हो। तुम्हें लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने वाला एक बड़ा शख्स मिला और वह इतना उदार है। अभी रजिस्टर्ड एंकर, क्या ये तुम्हारा अपना अकाउंट है? ये निश्चित रूप से उसके गिल्ड का परिचालन अकाउंट है। ऐसा कोई धनी जंगली बॉस नहीं होता। होस्ट, तुम अच्छी अभिनेत्री हो। तुम हमें उपहार देने के लिए धोखा देना चाहती हो, है ना? सौभाग्य से मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो मैं मुफ्त में ले सकता हूँ। दिया वोहरा, भाई कृपया और ब्रश मत करो, क्योंकि मैं इस शो के बाद छोड़ दूंगी। इस महीने के अंत में मेरा अनुबंध 1 सप्ताह से कम समय में समाप्त हो रहा है। मैं इसे समाप्त होने के बाद नवीकरण नहीं करूंगी और मैं स्कूल वापस जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी। राधिका तिवारी यह सुनकर घबरा गई। दिया वोहरा को 1 साल से ज्यादा समय तक प्रशिक्षित करने के बाद उसे आखिरकार एक धनी बॉस मिला और वह आखिरकार लाभ कमा सकती थी। मैं ये कैसे नहीं कर सकती?
राधिका तिवारी ने जल्दी से दिया वोहरा को एक और मैसेज भेजा। छोटी रान, मुझे पता है कि तुम्हें भगाना मेरी गलती नहीं है, लेकिन तुम्हें मेरी मजबूरियों को समझना होगा। मैं वाकई प्रति माह 2 लाख रुपये का खर्च वहन नहीं कर सकती। अब जब तुम्हें आखिरकार एक बड़ा बॉस मिल गया है तो प्रसारण बंद मत करो। मैं तुम्हारा आधार वेतन 5,000 रुपये बढ़ा दूंगी और तुम्हें रहना होगा और इस बड़े बॉस की रक्षा करनी होगी। ठीक है। जब दिया वोहरा ने देखा कि मैसेज राधिका तिवारी का है तो उसने उसे क्लिक भी नहीं किया। वह आज रात की आय का 1 पैसा भी नहीं चाहती और इसे पूरा राधिका तिवारी को दे देगी। यह इस साल के वेतन को चुकाने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। दिया वोहरा, भाई कृपया मुझे और टिप मत दो, मुझे वाकई उनकी ज़रूरत नहीं है। उठो और हिलो, मुझे दूसरों को मुफ्त में काम करवाने की आदत नहीं है। चूंकि तुम मेरे लिए गाती हो, मुझे तुम्हें भुगतान करना होगा। बैरेज, बॉस, ये कमाल है। धनी लोग हमेशा आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं। मैं ये जोर से कहने की हिम्मत नहीं करता। ये धनी लोगों का आत्मविश्वास है। बॉस, क्या आपको एक छोटे भाई की ज़रूरत है? मुझे आप जैसे बॉस पसंद हैं जो लोगों को मुफ्त में काम नहीं करने देते। धनी लोग बोल्ड शब्दों के साथ बोलते हैं जबकि गरीब लोग सिर झुकाकर चुप रहते हैं। जिया मलिक घबरा गई। दर्जनों प्रशंसकों ने कुल मिलाकर 20,000 रुपये से कम के उपहार दिए। नतीजतन दूसरी ओर एक व्यक्ति ने 90,000 लोगों को चोट पहुंचाई। ये कैसे खेलें? अगर वह इस राउंड में हार जाती है तो वह 2 राउंड हार चुकी होगी और पीके हार जाएगी। जिया मलिक, भाइयों, आपको कौन से शो देखना पसंद है? मैं आपको दिखा सकती हूँ। आपको इस पीके को जीतने में मेरी मदद करनी होगी। बैरेज, मुझे लगता है कि तुम्हें रणनीतिक रूप से पीछे हटना चाहिए। हैंडस्टैंड करके बाल धोने का प्रदर्शन करो। क्या तुमने नहीं कहा कि तुम हाल ही में योग का अभ्यास कर रही हो? तो मुझे एक योग चाल दिखाओ। बैरेज में विभिन्न अनुरोधों को देखकर जिया मलिक ने उनकी पूरी कोशिश की। उसने जानबूझकर अपनी स्कर्ट को थोड़ा ऊपर खींचा, अपनी स्टॉकिंग्स को थोड़ा फाड़ दिया और फिर रणनीतिक रूप से पीछे हट गई। ओह, मेरी स्टॉकिंग्स गलती से फट गई, जिया मलिक ने नखरे से कहा। अगर उसने यह नहीं कहा होता तो शायद किसी का ध्यान नहीं जाता। उसके याद दिलाने के साथ सभी का ध्यान उसकी जांघों पर केंद्रित हो गया। बैरेज, टॉयलेट पेपर तैयार है। रुकिए, मैं एक बोतल न्यूट्री एक्सप्रेस लेने जा रहा हूं ताकि बाद में तुम्हें ज़्यादा पोषण न खोना पड़े। मेरे हाथों की मासूमियत साबित करने के लिए टाइप करें। चूंकि जिया मलिक इस तरह से लाइव प्रसारण करना पसंद करती है, वह स्वाभाविक रूप से एक समूह के लोगों को आकर्षित करती है। अगर वह कुछ लाभ नहीं देती तो कोई प्रेरित नहीं होगा। जिया मलिक, आप लोग बहुत शरारती हैं। अगर मेरा लाइव प्रसारण कक्ष अवरुद्ध हो गया तो आप में से प्रत्येक को जिम्मेदार होना होगा। तो मैं आपको एक योग चाल दिखाती हूँ। ये कहकर वह पास गई, योग मैट लिया और उसे फर्श पर बिछा दिया। मैंने उसे मैट पर घुटनों के बल बैठते, नितंब बाहर निकालते और अपनी बाहों को मैट पर रखकर नीचे लेटते देखा, फिर धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ते हुए जितना संभव हो अपनी नितंबों की रेखाओं को उजागर करने की कोशिश की। बैरेज 666, ये चाल कमाल है। मेरे पास एक साहसिक विचार है जिसे मैं आप सभी के साथ चर्चा करना चाहूँगा। मेरे पास एक अपरिपक्व विचार है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मुझे इसे कहना चाहिए या नहीं। एंकर, तुम जल्दी सीखती हो। ये चाल बिल्कुल सटीक है। जब मैं सोचता हूँ कि भविष्य में अन्य पुरुष इसके पीछे से इस क्रिया का आनंद लेंगे तो मुझे नींद नहीं आती। जिया मलिक को लगा कि यह काफ़ी था, अगर वह खेलना जारी रखती तो उसे प्रतिबंधित कर दिया जा सकता था। वह जल्दी से उठी, अपनी सीट पर लौटी और नखरे से बोली, भाइयों, मैंने आपको वह सब दिखाया जो आप देखना चाहते थे। कृपया मेरी मदद करें। यह समूह इस जाल में फंस गया और जल्दी से उपहार देने के लिए दौड़ा। पता ही नहीं चला, जिया मलिक को मिले उपहारों की कुल संख्या 60,000 से अधिक हो गई, लेकिन यह अभी भी दिया वोहरा के 90,000 से बहुत दूर है। जिया मलिक केवल सूची के शीर्ष भाई पर गहराई से विकास कर सकती है। उसने भाई रणवीर राठौर जिया मलिक की रक्षा में अकेला को एक वीचैट मैसेज भेजा। भाई रणवीर, मुझे अभी भी 30,000 रुपये की कमी है। क्या आप कोई और उपाय सोच सकते हैं? भाई रणवीर राठौर जिया मलिक की रक्षा में अकेला, बेशक मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे रविवार को एक दिन के लिए बाहर जाना है, तो मुझे अपने दोस्तों के साथ ले जाने के लिए कुछ पैसे बचाने होंगे। ये सूची के नंबर 1 भाई का संकेत है। अगर एंकर पिताजी मुझे एक रात मजे के लिए बाहर नहीं ले जाते तो कौन दसियों हजार की कीमत के उपहार देगा? जिया मलिक, मैं आपके साथ जा सकती हूँ। हम एक निर्जन जगह पर स्व ड्राइविंग टूर पर क्यों न जाएं और प्रकृति के करीब हों। जब विशेषज्ञ एक दूसरे से बात करते हैं तो उनके शब्द हमेशा इतने गहरे होते हैं। स्व ड्राइविंग टूर और निर्जन जगह सूची के नंबर 1 व्यक्ति के लिए गुप्त कोड हैं। भाई रणवीर राठौर जिया मलिक की रक्षा में अकेला, ये ठीक है। वैसे भी ये पैसा उन लोगों के लिए है जो मेरे साथ बाहर जाते हैं। अगर तुम मेरे साथ बाहर जाती हो तो मैं निश्चित रूप से इसे तुम्हें दूंगा।
जैसा मैंने कहा, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई दुर्घटना नहीं होगी। ये कहकर इस व्यक्ति ने 10 कार्निवल ब्रश किए। विश्व समाचार। भाई रणवीर राठौर जिया मलिक की रक्षा में अकेला ने एंकर जिया मलिक को कार्निवल एक्सटेंड दिया। जिया मलिक, धन्यवाद भाई रणवीर। जिया मलिक अपने शब्दों को पूरा करने से पहले फिर से विश्व समाचार द्वारा बाधित हो गई। विश्व समाचार। उठो और हिलो ने एंकर रानर को कार्निवल एक्सटीज दिया। जब जिया मलिक ने मैसेज देखा तो उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत जम गई। यह क्या बला है। दूसरी ओर का जंगली बॉस ने फिर से 90,000 रुपये का पुरस्कार दिया। क्या ये जंगली शख्स इतना बेकार है। अध्याय 154। जिया मलिक ने अपने प्रशंसकों को खुश करने के लिए बहुत मेहनत की, अपने लाइव प्रसारण कक्ष को अवरुद्ध होने का जोखिम उठाया और तब जाकर दोनों पक्षों के उपहारों की संख्या बराबर हुई। 3 सेकंड से कम समय में दूसरी ओर के जंगली बॉस ने फिर से 90,000 रुपये फेंक दिए। अब क्या। जिया मलिक को सूची के नंबर 1 भाई रणवीर से लाइव प्रसारण कक्ष में उपहार मांगने में शर्मिंदगी महसूस हुई तो वह केवल निजी मैसेज के माध्यम से उससे संपर्क कर सकती थी। जिया मलिक, भाई रणवीर क्यों ना आप थोड़ा और ब्रश करें वरना हम हार जाएंगे। देखिए, हमने 60,000 से ज़्यादा ब्रश कर लिया है। अगर हम अब हार मान लेते हैं तो 60,000 बर्बाद हो जाएंगे। सूची के नंबर 1 भाई रणवीर वास्तव में बहुत उलझन में हैं। अगर आप ब्रश करना बंद कर देते हैं तो अभी जो पैसा ब्रश किया गया वह बर्बाद हो जाएगा। इसका कोई उपयोग नहीं है सिवाय जिया मलिक की आय बढ़ाने के। अगर वह ब्रश करना जारी रखता है तो वह आज रात बहुत ज़्यादा ब्रश कर चुका होगा। बेशक उसे पैसे की कमी नहीं है, मुख्य बात यह है कि उसे नहीं पता कि उसके प्रतिद्वंद्वी के पास कितना पैसा है। अगर उसका प्रतिद्वंद्वी उससे ज़्यादा अमीर है तो अगर उसने अपने खाते में बचे 2 लाख रुपये सब खर्च कर दिए तो ये पैसे की बर्बादी होगी। ये देखकर कि पीके का समय खत्म होने वाला था, जिया मलिक घबरा गई और जल्दी से सूची के नंबर 1 भाई रणवीर को एक मैसेज भेजा। भाई रणवीर, सबसे खराब स्थिति में मैं रविवार की रात घर नहीं जाऊंगी। क्या ये ठीक है। ये सूची के शीर्ष व्यक्ति को उपहार देने की प्रेरणा और कारण है। अगर एंकर पिताजी मुझे एक रात मजे के लिए बाहर नहीं ले जाते तो कौन दसियों हजार की कीमत के उपहार देगा। सूची का नंबर 1 भाई रणवीर। जिया मलिक, चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ, कुछ भी गलत नहीं होगा। ये समाचार देखने के बाद जिया मलिक ने आखिरकार राहत की सांस ली। पहले पी के जीतो और पैसा कमाओ। बाहर खेलने जाने के बारे में आज रात के बाद सोचें। विश्व समाचार। भाई रणवीर राठौर जिया मलिक की रक्षा में अकेला ने एंकर जिया मलिक को कार्निवल X31 दिया। जिया मलिक बहुत खुश हुई और जल्दी से धन्यवाद दिया। धन्यवाद भाई रणवीर। लेकिन वह अपने शब्दों को पूरा करने से पहले फिर से विश्व समाचार द्वारा बाधित हो गई। विश्व समाचार। उठो और हिलो ने एंकर रानर को कार्निवल X30 दिया। जिया मलिक ने सूची के नंबर 1 भाई रणवीर के साथ एक रात बिताकर 93,000 रुपये की ठगी की और दिया वोहरा से केवल 3,000 रुपये आगे थी। कुछ सेकंड से कम समय में दूसरी ओर के जंगली शख्स ने फिर से 90,000 रुपये ब्रश कर दिए। वह बहुत पागल था। बैरेज। हे भगवान, ये पहली बार है जब मैंने इतने गर्म मिजाज वाले बॉस को देखा। वह वाकई कुछ सेकंड के लिए भी पीछे नहीं रहना चाहता। दूसरी ओर जाकर बॉस को करीब से देखो। चलो चलो एक साथ बॉस को देखने चलते हैं। जिया मलिक के लाइव प्रसारण कक्ष में दर्शकों की संख्या तेजी से घट रही थी। 1000 से ज़्यादा लोग थे और सिर्फ आधा मिनट बाद संख्या केवल 100 से थोड़ी ज़्यादा थी। दिया वोहरा की ओर दर्शकों की संख्या 40 से ज़्यादा से बढ़कर 5,000 से ज़्यादा हो गई। जिया मलिक के प्रशंसकों को छीनने के अलावा विश्व समाचार के कारण कई राहगीर प्रशंसक भी क्लिक करके आए। हर कोई ये देखना चाहता है कि कौन सा बड़ा बॉस इतना उदार है और कार्निवल में लाल फूलों की तरह उपहार देता रहता है। बैरेज। बॉस कहाँ है, उसे करीब से देखें। बॉस, क्या आपको एक छोटे भाई की ज़रूरत है। मैं गाड़ी चला सकता हूँ, झाड़ू लगा सकता हूँ, लड़ सकता हूँ, कुछ भी। क्या आप पक्के हैं कि यह हैंकर का नकली अकाउंट नहीं है। दिया वोहरा भी इस जंगली बॉस से डर गई थी। वह एक बार में दसियों हजार खर्च करता है, वह कितना अमीर होगा। मुझे लगता है कि उसे आरव शर्मा की तरह बुगाटी चलानी होगी। लेकिन ये बॉस बहुत कूल है। जब तक वह बात करना नहीं चाहता, वह कोई भी उससे बात करे जवाब नहीं देगा। दूसरी ओर जिया मलिक अत्यधिक घबराई हुई थी। अन्य प्रशंसकों के छोटे उपहारों का अब कोई प्रभाव नहीं है। अब मैं केवल सूची के नंबर 1 भाई रणवीर पर भरोसा कर सकती हूँ कि वह और अंक ब्रश करे। लेकिन भाई रणवीर भी डर गया था। अगर वह जिया मलिक को इस पीके राउंड में जीत दिलाना चाहता है तो उसे अपने खाते में बचे 1 लाख रुपये एक बार में खर्च करने होंगे। लेकिन राशि बहुत ज़्यादा थी, एक रात में 3 लाख से ज़्यादा खर्च हो गए। इस समय जिया मलिक ने एक और वीचैट मैसेज भेजा। भाई रणवीर, क्या आप कोई और उपाय सोच सकते हैं। सूची के नंबर 1 भाई रणवीर ने मैसेज देखने के बाद जवाब देना नहीं जाना। ये कहना कि आप और ब्रश नहीं कर सकते अपमानजनक और अस्वीकार्य दोनों है और इससे जिया मलिक को बाहर ले जाना भी रुक सकता है। क्या आप गणना करना जारी रख सकते हैं।
तो आपको वाकई खाते में सारा पैसा ब्रश करना होगा। ये देखकर कि सूची के नंबर 1 भाई रणवीर ने उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया, जिया मलिक ने बहुत चतुराई से एक और मैसेज भेजा। छोड़ो, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाने में मदद की, इसके लिए मैं पहले से ही बहुत आभारी हूँ। प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से गिल्ड का परिचालन अकाउंट है। हम निश्चित रूप से उसे नहीं हरा सकते और पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वास्तव में वह अपने दिल में ऐसा नहीं सोच रही थी। वह चाहती थी कि सूची का नंबर 1 भाई रणवीर उसे उपहार देना जारी रखे, लेकिन उसे डर था कि अगर वह बहुत ज़्यादा दबाव डालेगी तो वह सूची के शीर्ष व्यक्ति को भगा सकती है। लंबा रास्ता है और सूची का नंबर 1 भाई हमेशा उसे उपहार दे सकता है। वह एक दीर्घकालिक भोजन टिकट है। जल्द ही पीके खत्म हो गया। दिया वोहरा ने तीसरा गेम जीता और अब उसे 2:1 की बढ़त हासिल है। दिया वोहरा, मुझे खेद है छोटी बहन, ये बॉस बहुत कठोर था। जिया मलिक नाखुश थी, लेकिन लोगों को यह न लगे कि वह हार सहन नहीं कर सकती, वह मुस्कुराकर जवाब देती है, कोई बात नहीं। तुम्हारा बड़ा भाई बहुत कमाल है। मैं अपनी हार पूरे दिल से स्वीकार करती हूँ। दिया वोहरा, मैं भी भाग्यशाली थी। मुझे संयोग से वह बड़ा शख्स मिला जो संगीत सुनना चाहता था। ठीक है, मैं तुमसे और चैट नहीं करूंगी। मैं पहले लॉग ऑफ करती हूँ। पीके शुरू होने से पहले उन्होंने एक शर्त जोड़ी थी कि जो हारेगा उसे 10 में धक्कूत करने होंगे। ऐसा लगता था कि दिया वोहरा शर्त भूल गई थी, तो जिया मलिक ने जल्दी से कहा, ठीक है ठीक है। दिया वोहरा ने मुस्कुराकर कॉल समाप्त कर दी। वास्तव में ऐसा नहीं था कि दिया वोहरा शर्त भूल गई थी, उसे बस ये बेमानी लगा और उसने भूलने का नाटक किया। उसे लगा कि जिया मलिक सिर्फ अपनी आजीविका कमाने की कोशिश कर रही है, तो उसे मार डालने की जरूरत नहीं है। दिया वोहरा ने अपने लाइव प्रसारण कक्ष के प्रशंसकों से कहा, पिछले 1 साल से मेरा समर्थन करने वाले सभी प्रशंसकों को धन्यवाद। आगे का रास्ता लंबा है और हम फिर मिलेंगे। ये कहकर उसने खड़े होकर अपनी छाती को सुरक्षित किया, कैमरे की ओर झुकी और फिर लाइव प्रसारण कक्ष छोड़ दिया। इसके बाद उसने उठो और हिलो को एक निजी मैसेज भेजा। धन्यवाद। इस समय मोती टावर 230 होटल स्वीट के ऑडियो विजुअल रूम में आरव शर्मा ने धन्यवाद शब्द देखा और हल्के से मुस्कुराया। मुझे अभी सिस्टम पुरस्कार के रूप में 1 करोड़ डॉइन कॉइन्स मिले हैं और मुझे वाकई नहीं पता कि इन्हें कैसे खर्च करना है। वह उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो लाइव प्रसारण देखना पसंद करता है और उसे वाकई नहीं पता कि इन डॉइन कॉइन्स को कैसे खर्च करना है। थोड़ी देर बाद दिया वोहरा ने आरव शर्मा को फ़ोन किया। आरव शर्मा, हेलो। दिया वोहरा, भाई क्या तुम मेरी मदद करने आ सकते हो? आरव शर्मा, क्या हुआ? दिया वोहरा, मेरी बॉस के साथ मेरी बहस हो गई और उसने मुझे निकाल दिया। मेरी दीदी और मैं अब यहाँ नहीं रह सकते। मैं 230 होटल में एक रात रहना चाहती हूँ और फिर कल एक घर ढूंढूंगी। आरव शर्मा, तुम अभी कहाँ हो? दिया वोहरा, मैं गलियारे में हूँ। बहुत सारे बॉक्स हैं, मैं इन्हें अकेले नहीं ले जा सकती। मैंने अभी अपनी दीदी को फ़ोन किया था लेकिन कॉल नहीं लगी। जाओ और देखो कि क्या हो रहा है। आरव शर्मा, ठीक है, मैं समझ गया, तुम वहाँ इंतजार करो, मैं जल्दी आता हूँ। आरव शर्मा लिविंग रूम में आए और देखा कि अंजलि शर्मा और माया वोहरा चैट कर रही हैं। उनके दोनों फ़ोन चार्ज हो रहे थे, तो निश्चित रूप से बैटरी खत्म हो गई होगी, इसलिए कॉल नहीं लगी। आरव शर्मा, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम दोनों इधर उधर मत भागो। दरवाज़ा बंद करो, अपना फ़ोन चालू करो और इसे चालू रखो। दोनों ने सिर हिलाया और जल्दी से अपने फ़ोन चालू किए। आरव शर्मा स्वीट से बाहर निकले और रिसेप्शनिस्ट ने जल्दी से झुककर अभिवादन किया। आखिरकार वह 68,000 रुपये खर्च करने वाला ग्राहक है, तो रवैया अच्छा होना चाहिए। आरव शर्मा ने सिर हिलाया और लिफ्ट से नीचे गए। दरवाजे पर वह ओबरॉय स्काई टावर्स, बिल्डिंग सी, कमरा 101 पर आए। प्रिया शर्मा अभी भी ओवरटाइम कर रही थी। आरव शर्मा को इस समय आते देख वह उत्साहित और उलझन में थी। उसने जल्दी से पूछा, बॉस आरव, आप इस समय यहाँ क्यों आए? आरव शर्मा, मेरा एक दोस्त यहाँ रहता है और उसे कुछ परेशानी है। मेरे लिए एक ऐसा घर ढूंढो जिसमें मैं तुरंत सामान लेकर जा सकूं। प्रिया शर्मा ने जल्दी से सी और डी की 2 खाली इमारतों की जांच की और फिर इन सभी खाली घरों की जानकारी कॉपी करके आरव शर्मा को चुनने के लिए दी। आरव शर्मा ने एक नज़र डाली और पाया कि बिल्डिंग सी में कमरा 801 खाली है, तो उन्होंने पूछा, क्या मैं बिल्डिंग सी के कमरा 801 में सामान लेकर जा सकता हूँ? प्रिया शर्मा, बेशक। आरव शर्मा, ठीक है, अगर तुम इसे मुझे दे दो तो ये सेट अस्थायी रूप से मेरे दोस्त को रहने के लिए दिया जाएगा। प्रिया शर्मा, ठीक है। उसने जल्दी से बिल्डिंग सी, कमरा 801 की चाबी ढूंढी और इसे आरव शर्मा को देना चाहा। आरव शर्मा ने चाबी ली और 8वीं मंजिल पर आए। दिया वोहरा एक कंधे तक के बालों वाली लड़की के साथ बहस कर रही थी। ये लड़की दिया वोहरा की सीनियर और बॉस राधिका तिवारी है। आरव शर्मा को आते देख दिया वोहरा जल्दी से उसके पास गई और अन्यायग्रस्त चेहरा बनाकर कुछ बार सिसकने लगी।
आरव शर्मा ने उसके कंधे पर हल्के से थपथपाया और सांत्वना दी, कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक पार्ट टाइम नौकरी है। राधिका तिवारी ने तुरंत कहा, हैंडसम, आपने गलत समझा। मैं उसे निकालना नहीं चाहती थी, लेकिन वह जाने पर अड़ी थी। मैंने उसे 1 साल से ज़्यादा समय तक प्रशिक्षित किया और अब जब उसे एक प्रशंसक मिला है जो उपहार देने को तैयार है, वह जा रही है। क्या ये स्पष्ट रूप से मुझ पर धोखा नहीं है? मैंने हमेशा उसके प्रति इतनी ईमानदारी दिखाई और वह मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है। यह उचित नहीं है। आरव शर्मा, वह प्रशंसक मैं हूँ। अगर आप उसे जाने देती हैं तो मैं उसे और उपहार नहीं दूंगा। वह पहले की तरह आपका आधार वेतन खाएगी, लेकिन कोई उपहार नहीं मिलेगा। राधिका तिवारी और दिया वोहरा, अरे दिया वोहरा, भाई, वह जंगली बॉस तुम हो। तुम मूर्ख, तुमने वह पैसा क्यों बर्बाद किया? दिया वोहरा ने कहा कि आरव शर्मा मूर्ख हैं, लेकिन उसकी आंखें पहले से ही भावुकता से आंसुओं से भरी थीं। अध्याय 155, वह पैसा क्यों खर्च किया? बेशक, सिस्टम द्वारा पुरस्कृत 1 करोड़ डॉइन कॉइन्स प्राप्त करने के लिए। भविष्य में, जब मेरे पास करने को कुछ नहीं होगा, मैं अपने पसंदीदा होस्ट से गाने और नाचने के लिए कह सकता हूँ, जो समय बिताने का एक तरीका भी है। इसने दिया वोहरा को इतना प्रभावित किया कि उसे लगा कि आरव शर्मा ने यह उसके लिए किया। राधिका तिवारी शर्मिंदा दिखी। वह अभी भी सोच रही थी कि दिया वोहरा को ऐसा जंगली भाई कैसे मिला। मुझे नहीं लगा था कि यह एक दोस्त था जिसने मदद की। लेकिन दिया वोहरा का ये दोस्त काफ़ी उदार है। अगर वह उसे अपने साथ रख सकती है तो उसे भविष्य में उपहार न मिलने की चिंता नहीं होगी। राधिका तिवारी ने जल्दी से एक बॉक्स उठाया और कहा, छोटी रान, तुम्हें वापस आना चाहिए। दिया वोहरा ने जल्दी से आगे बढ़कर राधिका तिवारी के हाथ से बॉक्स छीन लिया और कहा, सीनियर दीदी, मुझे वाकई खेद है, मैं वाकई अब यह नहीं करना चाहती। आज रात की सारी आय आपके लिए है। आपने मुझ पर जो पैसा लगाया वह निश्चित रूप से चुकाया जाएगा और आप अभी भी कुछ पैसा कमा सकती हैं। आरव शर्मा ने जाकर कमरा 801 का दरवाजा खोला और कहा, अंदर आओ। दिया वोहरा, क्या तुमने ये जगह किराए पर ली है? आरव शर्मा, नहीं, मैंने इसे खरीदा है। दिया वोहरा, अरे, खरीदा? इसकी कीमत 20 करोड़ से ज़्यादा है। आरव शर्मा ने बॉक्स उठाते हुए जवाब दिया, हाँ, वर्तमान में हाउसिंग की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। इसलिए कीमत के और बढ़ने और भविष्य में इसे वहन न कर पाने से बचने के लिए मैंने किराए के लिए उपयोग की जाने वाली दोनों इमारतें सी और डी खरीद लीं। बैंग, आउच, आउच। राधिका तिवारी और दिया वोहरा के हाथों में बॉक्स गिर गए और एक साथ उनके पैरों पर लगे। दोनों दर्द में अपने पैर पकड़कर इधर उधर कूदने लगी, बहुत प्यारी लग रही थीं। दिया वोहरा आरव शर्मा के सामने कूदी, एक हाथ से दीवार पकड़कर, एक पैर पर खड़ी होकर संदेह से पूछा, तुमने दोनों इमारतें सी और डी खरीद लीं? आरव शर्मा, हाँ, कोई अच्छे निवेश प्रोजेक्ट नहीं है। घर खरीदना पैसा कमाने का सबसे सुरक्षित तरीका है। दिया वोहरा, भाई, तुम में न केवल अच्छी निवेश दृष्टि है, बल्कि बहुत सारा पैसा भी है। एक घर की कीमत 20-30 करोड़ है, 2 इमारतों की कीमत कितनी होगी? तुम्हारा कैलकुलेटर फट जाएगा। आरव शर्मा, ये ज़्यादा पैसा नहीं है। तुम और तुम्हारी दीदी अभी के लिए यहाँ रह सकते हो। दिया वोहरा, लेकिन मैं किराया नहीं दे सकती। आरव शर्मा, अभी के लिए यहाँ रहो और जब तुम्हें घर मिल जाए तो चली जाना। दिया वोहरा, ठीक है, धन्यवाद भाई। आरव शर्मा, हाँ। राधिका तिवारी ने अपने पैर रगड़े, जल्दी से दूसरा हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, हेलो, मेरा नाम राधिका तिवारी है और मैं सौंदर्य संस्कृति कंपनी की कानूनी प्रतिनिधि हूँ। श्रीमान मकान मालिक, आपसे मिलकर खुशी हुई। आरव शर्मा ने मुस्कुराकर उसका हाथ मिलाया और कहा, मुझे बस आरव शर्मा कहो। तुम मेरी ग्राहक हो और मुझे अपनी आजीविका के लिए तुम पर निर्भर रहना है। राधिका तिवारी, मकान मालिक, आपने जो कहा उससे मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आपने पहले से ही 2 इमारतें खरीद ली हैं और फिर भी कहते हैं कि आप मुझ पर निर्भर रहते हैं। आरव शर्मा मुस्कुराए और दिया वोहरा के सभी बॉक्स को कमरा 801 में ले जाने में मदद की। राधिका तिवारी भी अंदर जाना चाहती थी, लेकिन आरव शर्मा ने कहा, अगर मिस राधिका को कोई काम नहीं है तो मैं दरवाज़ा बंद कर दूंगा। राधिका तिवारी हैरान दिखी, फिर अजीब ढंग से सिर हिलाया। आरव शर्मा ने दरवाज़ा बंद किया और घर को देखने के लिए अंदर गए कि यह कैसा है। राधिका तिवारी ने गुस्से में मुंह बनाया और बड़बड़ाया, अभी तुमने कहा था कि तुम मुझ पर निर्भर रहते हो, लेकिन अब तुम मुझसे मुंह फेर लेते हो। HMPH, तुम बदमाश, तुम इतनी जल्दी चेहरा बदल लेते हो। इस क्षण उसके दिमाग में एक विचार कौंधा, अकेले इन एंकरों को समर्थन देना वाकई थकाऊ है। आजकल कोई भी एंकर कंपनी को बड़े पैमाने पर धन के लिए प्रचार पर निर्भर रहना पड़ता है। छोटी मोटी चीजें करके इसे करना असंभव है। आरव शर्मा इतने अमीर हैं, क्यों न उनके साथ सहयोग करें और उनके धन का उपयोग अपने एंकरों को प्रचारित करने के लिए करें। राधिका तिवारी द्वारा चुने गए एंकर मूल रूप से फिल्म और टेलीविजन अकादमियों या नृत्य अकादमियों के छात्र हैं। वह सुंदर दिखती है, उसका फिगर अच्छा है और वह कम से कम 2 वाद्य यंत्र बजा सकती है।
उसके पास छवि और प्रतिभा है। जब तक उसके पास वित्तीय समर्थन है, वह निश्चित रूप से प्रसिद्ध हो जाएगी। ये सोचकर राधिका तिवारी रुक गई। उसने कुछ सांसें ली और हिम्मत जुटाकर कमरा 801 का दरवाजा खटखटाया। दिया वोहरा, सीनियर, और कुछ है? राधिका तिवारी, मैं मकान मालिक से बात करना चाहती हूँ। दिया वोहरा ने मुड़कर चिल्लाया, भाई, सीनियर तुमसे बात करना चाहती है, क्या तुम उससे बात करना चाहते हो? राधिका तिवारी ने जोर से चिल्लाया, मकान मालिक, मैं आपसे सहयोग के बारे में बात करना चाहती हूँ। आरव शर्मा, अंदर आओ। राधिका तिवारी खुशी खुशी कमरे में चली गई और आरव शर्मा के सामने आई। आरव शर्मा ने उसे बैठने को कहा और पूछा, कैसा सहयोग? राधिका तिवारी, सच कहूं तो मैं अकेले कंपनी को समर्थन देने के लिए संघर्ष कर रही हूं। वरना मैं छोटी रान को नहीं जाने देती। अगर मैं इसे संभाल सकती तो मैंने उसे और 5 साल के लिए साइन कर लिया होता और उसके स्नातक होने और फिल्म और टेलीविजन ड्रामा शूटिंग में भाग लेने का इंतजार करती। अगर वह प्रसिद्ध हो जाती तो मैंने बहुत पैसा कमा लिया होता। हालांकि कोई रास्ता नहीं है, मेरे धन वाकई इसे समर्थन नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, मकान मालिक, क्या आप इस व्यवसाय में रुचि रखते हैं? इंटरनेट सेलिब्रिटी अर्थव्यवस्था अब बहुत लोकप्रिय है। कई हस्तियां एंकरों के साथ काम के लिए और सामान लाने के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं। आरव शर्मा, अगर मैं ये करना चाहता हूँ तो मुझे तुम्हारे साथ सहयोग क्यों करना चाहिए? मेरे पास धन है, मैं निश्चित रूप से पेशेवरों को इसे मेरे लिए प्रबंधित करने के लिए नियुक्त कर सकता हूँ। ये बहुत वास्तविक है। इस उद्योग में जब तक आप पैसा खर्च करने को तैयार हैं, आप हमेशा प्रसिद्ध हो सकते हैं। राधिका तिवारी ने तुरंत फैसला किया और कहा, मैं केवल 10% शेयर चाहती हूँ, कोई वेतन नहीं, वार्षिक लाभांश, और मैं सभी दैनिक प्रबंधन और अन्य कामों की जिम्मेदारी लूंगी। आपको किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी होगी, बस बैठकर पैसा कमाएं। आप क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि मैं इसे 3 साल से ज़्यादा समय से कर रही हूँ और मेरे पास पर्याप्त अनुभव है। यह बाहर से किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करने से कहीं ज़्यादा सुरक्षित है जिसके बारे में आप ज़्यादा नहीं जानते। दिया वोहरा, भाई, मैं इसकी गवाही दे सकती हूँ। सीनियर दीदी को वाकई बहुत कुछ पता है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनके पास बहुत प्रतिभा है लेकिन वे इसे प्रदर्शित नहीं कर सकती। जब डॉइन पहली बार आया तो कोई भी थोड़ी सी विशिष्टता के साथ प्रसिद्ध हो सकता था। यहाँ तक कि अगर आप अच्छे दिखते हैं या आपकी मुस्कान अच्छी है तो आप प्रसिद्ध हो सकते हैं। 3 साल के विकास के बाद अब उपयोगकर्ताओं की संख्या संतृप्ति तक पहुंच गई है, जबकि ट्रैफिक में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो सकती। इससे वर्तमान स्थिति यह हो गई है कि ट्रैफिक तेजी से महंगा होता जा रहा है। अगर आप डॉइन सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं तो आपको न केवल अनूठी विशेषताएं चाहिए, बल्कि प्रचार के लिए ट्रैफिक खरीदने के लिए पैसा भी चाहिए। राधिका तिवारी ने अपने एंकरों को गोरी, धनी और सुंदर महिलाओं के रूप में स्थान दिया, जो वास्तव में गलत नहीं है। गोरी, धनी और सुंदर का लेबल वास्तव में बहुत ध्यान आकर्षित कर सकता है। हालांकि उसके धन सीमित हैं और वह वास्तव में इन एंकरों को गोरी, धनी और सुंदर महिलाओं में नहीं बदल सकती। क्या केवल ओबरॉय स्काई टावर्स में रहने से आप गोरी, धनी और सुंदर हो जाती हो? बस करो, कम से कम उसे एक गुलाबी लैम्बोर्गिनी में यात्रा करनी चाहिए, हरमेस एलवी और अन्य चीज़ें पहननी चाहिए, और हर दिन अगले दरवाजे के बुल्गारी होटल में चेक इन करना चाहिए। ये वह जीवन है जो एक गोरी, धनी और सुंदर महिला का होना चाहिए। राधिका तिवारी के पास विचार थे, लेकिन उनके पास उन्हें साकार करने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। आरव शर्मा बस इस व्यवसाय को करना चाहते थे, चूंकि वह सहयोग करना चाहती थी, तो चलो इसे आजमाते हैं। आरव शर्मा, 10% इक्विटी बहुत ज़्यादा है। मैं आपको केवल 5% इक्विटी दे सकता हूँ, साथ में प्रति माह 5,000 रुपये का आधार वेतन और वार्षिक शुद्ध लाभ का 1% कमीशन। राधिका तिवारी, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर हमारी कंपनी जारी नहीं रह सकती और आप इस उद्योग से बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वर्तमान सभी एंकरों को मुझे वापस कर देंगे। कंपनी ने जो नए एंकर साइन किए हैं, उनके साथ आप जो चाहें कर सकते हैं। मैं नहीं पूछूंगी, मैं केवल अपने वर्तमान एंकरों को चाहती हूँ। आरव शर्मा, अगर मैं वाकई इसे और नहीं करना चाहता तो सभी एंकरों को आपको देना कोई समस्या नहीं है। अगर मैं इसे नहीं करना चाहता तो उन्हें रखने का क्या मतलब है? राधिका तिवारी, ठीक है, मैं ये जुआ एक बार खेलूंगी। अगर यह काम नहीं करता तो मैं ईमानदारी से फिल्मांकन में वापस जाऊंगी। सच कहें तो शायद इसलिए कि आरव शर्मा टीवी ड्रामा नहीं देखते, उन्हें वाकई नहीं पता था कि राधिका तिवारी ने किन ड्रामों में अभिनय किया है। हालांकि वह अपनी फिल्म वेतन के साथ कंपनी को 2-3 साल तक समर्थन देने में सक्षम थी, तो उसने निश्चित रूप से बहुत पैसा कमाया होगा। बेहतर है कि न पूछें, ताकि सभी के लिए शर्मिंदगी से बचा जा सके। राधिका तिवारी ने दिया वोहरा की ओर देखा और पूछा, स्कूल में क्या तुम अब भी जाना चाहती हो? दिया वोहरा ने आरव शर्मा की ओर देखा, मुस्कुराई और पूछा, भाई, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे क्या करना चाहिए? आरव शर्मा,
क्या तुम अभी भी इसे जारी रखना चाहती हो? दिया वोहरा, मैं चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इसके लिए प्रतिभा नहीं है। मुझे चैट करना नहीं आता और मुझे उपहार मांगना नहीं आता। आरव शर्मा, अगर तुम इसे करना चाहती हो तो मेरे साथ अलग से साइन करो। मैं तुम्हें एक परीक्षण विषय के रूप में उपयोग करूंगा, ये देखने के लिए कि क्या मैं तुम्हें प्रसिद्ध कर सकता हूँ। दिया वोहरा, अरे यह ऐसा लगता है जैसे मैं एक गिनी पिग बन गई हूँ। आरव शर्मा, तो क्या तुम मेरी गिनी पिग बनने को तैयार हो? दिया वोहरा का चेहरा तुरंत लाल हो गया। फिर उसने सिर झुकाया, हल्के से कुछ बार सिर हिलाया और धीरे से जवाब दिया, हाँ। आरव शर्मा, ठीक है, तो ये तय हुआ। मैं दिया वोहरा के एजेंसी अनुबंध को अलग से भुगतान करूंगा और अन्य एंकरों के एजेंसी अनुबंध कंपनी में बने रहेंगे। इस जगह को एंकरों के छात्रावास के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसे ऑफिस के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मैनेजर राधिका, तुम कल पिनेकल टावर्स जाओ और अपने ऑफिस के लिए एक ऑफिस बिल्डिंग चुनो। वहां जाकर प्रॉपर्टी मैनेजर संदीप मिश्रा से मिलो और मेरा नाम बताओ। मैंने वह जगह भी खरीद ली है, तो तुम जो मंजिल चाहो चुन सकती हो। राधिका तिवारी, दिया वोहरा। आज दोनों लड़कियों ने आखिरकार देखा कि धनी व्यक्ति क्या होता है। एलवी, हरमेस पहनना, रोलेक्स, मिलर घड़ियां ले जाना, फरारी, लैम्बोर्गिनी चलाना, ये सब कमजोर है, ठीक है। ये वह चीज़ है जो केवल निम्न स्तर के टाइकून करते हैं। उच्च स्तर के स्थानीय टाइकून कैसे जीते हैं? दूसरे लोग एक एक करके घर खरीदते हैं। वह एक बार में एक इमारत खरीदता है, फिर वह इसे शांत चेहरा बनाकर कहता है जैसे कि इन चीज़ों को खरीदना बहुत सामान्य बात हो। क्या उसके हाथों में पैसा पैसा नहीं माना जाता? क्या उसके घर में खान है या मनी प्रिंटिंग मशीन? दिया वोहरा, भाई तुम्हारे पास कितना पैसा है? आरव शर्मा, अरे कौन इतना बोर है, उसकी परवाह क्यों करे। अगर मेरे पास इतना समय है तो मैं थोड़ा झपकी ले लूँ। राधिका तिवारी, बॉस आपका मतलब है कि आपकी संपत्ति की गणना करने में लगने वाला समय एक अच्छी रात की नींद के लिए पर्याप्त है ना? आरव शर्मा, मेरा मतलब वह नहीं था। अपने मन से मत बनाओ। मुझे 230 होटल जाना है। मैंने पहले से ही 68,000 खर्च कर दिए हैं। मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकता। राधिका तिवारी, अब राधिका तिवारी को आखिरकार समझ में आया कि धनी लोगों की सादगी का क्या मतलब है। यहाँ 2 इमारतें हैं जिनमें आप नहीं रह सकते, तो आपको अगले दरवाजे के स्काई होटल में जाना होगा और प्रति रात 68,000 खर्च करना होगा। अध्याय 156। राधिका तिवारी खुशी खुशी कमरा 802 में लौटी और तुरंत वर्क ग्रुप में सबको पूछा। सबके लिए अच्छी खबर है, मैंने अपने 95% शेयर एक पार्टनर के लिए एक्सचेंज कर दिए हैं। क्या मैंने पहले नहीं कहा था कि बिल्डिंग सी और डी दोनों बिक गए हैं? मेरा पार्टनर वही है। तो सब लोग मेहनत करो, जल्द ही आपके पास पैकेजिंग और प्रमोशन के लिए बड़े फंड होंगे। अपनी किस्मत बदलने का समय आ रहा है। लाइव प्रसारण कर रहे एंकरों ने खबर देखी और सभी खुशी से हंस पड़े। कठिन समय आखिरकार खत्म हो रहे थे और अच्छे दिन आने वाले थे। आरव शर्मा दिया वोहरा को 230 होटल में वापस लाया। दिया वोहरा, भाई तुम इतने अमीर कैसे हो? आरव शर्मा, बस किस्मत। वैसे किसी और को मत बताना, मैं भविष्य में अपने परिवार को सरप्राइज देना चाहता हूँ। दिया वोहरा, समझ गई, चिंता मत करो, मैं कुछ बकवास नहीं बोलूंगी। दोनों होटल के सुइट 230 में आए। अंजलि शर्मा और माया वोहरा ने जल्दी से दिया वोहरा को खींच लिया। वे दोनों बहुत उत्सुक थे कि वह व्यक्ति कौन था जिसने दिया वोहरा को इतने सारे उपहार दिए। माया वोहरा, दीदी, वह कौन था जिसने तुम्हें इतने सारे उपहार दिए? अंजलि शर्मा, वह वाकई उदार है, उसने 2 लाख रुपये से ज़्यादा खर्च किए। दिया वोहरा, और कौन हो सकता है? भाई, तीनों ने आरव शर्मा की ओर देखा। आरव शर्मा, पूछो मत, मैं बस इतना कह रहा हूं कि बहुत सारा पैसा है। तीनों हंस पड़े। हालांकि अंजलि शर्मा को अभी भी दुख हो रहा था। आखिरकार ये 2 लाख रुपये से ज़्यादा था और यह सब उनके छोटे भाई ने थोड़े समय में खर्च कर दिया था। हालांकि वह वोहरा बहनों के सामने ये कहने में शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। आरव शर्मा अच्छी तरह जानता था कि उनकी दीदी कंजूस हैं। अगर मैं इसे स्पष्ट नहीं करता तो वह निश्चित रूप से असहज महसूस करेगी। इसलिए उसने जल्दी से कहा, दरअसल मेरे दिमाग में एक विचार है। मैं दिया के साथ मिलकर हाई एंड खपत के अनुभव पर एक वीडियो शूट करना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए 230 होटल को लें। जब हम वहाँ आए तो हमें नहीं पता था कि ऐसा कोई स्थान है। जब हमने मैनेजर का परिचय सुना तो हम सब हैरान रह गए। मुझे विश्वास है कि हमारे जैसे बहुत से लोग हैं और उन्हें हमारा वीडियो बहुत पसंद आएगा। दिया वोहरा, वाह भाई, तुम तो मुझे बहुत पहले से निशाना बना रहे थे। आरव शर्मा, हाँ, सही कहा, लेकिन तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। अंजलि शर्मा, मैं हमेशा से उत्सुक थी कि टिकटॉक वीडियो बनाने वाले लोग पैसे कैसे कमाते हैं। दिया वोहरा, मुझे ये पता है। अंजलि शर्मा, तो हमें बताओ।
दिया वोहरा ने सिर हिलाया और आरव शर्मा और दोनों बहनों को संक्षेप में बताया कि टिकटॉक सेलिब्रिटी कैसे कमाई करते हैं। पहला और सबसे निचला स्तर का तरीका है प्रकाशित वीडियो में विज्ञापन लिंक जोड़ना और प्रभावी क्लिक के आधार पर विज्ञापन शुल्क की गणना करना। आमतौर पर इस तरह का विज्ञापन शुल्क ज़्यादा नहीं होता और यह शायद ही कभी हजारों में पहुंचता है। दूसरा प्रकार, जो अधिक उन्नत है, वह है व्यापारियों के साथ चेक इन करना और साक्षात्कार वीडियो बनाना। उदाहरण के लिए, मोती टावर 230 होटल ने दिया वोहरा को विज्ञापन प्रमोशन के लिए आमंत्रित किया। दिया वोहरा यहाँ चेक इन कर सकती है, यहाँ की खपत का परिचय और अनुभव दे सकती है। एक बहुत ही सहज तरीके से हर कोई यहाँ के उत्पादों और सेवाओं को बहुत सटीक रूप से समझ सकता है। इस तरह से प्राप्त विज्ञापन शुल्क अपेक्षाकृत अधिक होते हैं, जो हजारों से लेकर लाखों तक हो सकते हैं, जो आमतौर पर प्रशंसकों की संख्या पर निर्भर करता है। तीसरा, अधिक हाई-एंड तरीका, जिसे केवल प्रथम श्रेणी के इंटरनेट सेलिब्रिटी उपयोग कर सकते हैं, वह है ऑफलाइन व्यावसायिक प्रमोशन में भाग लेना। उदाहरण के लिए, जब दिया वोहरा प्रसिद्ध हो जाएगी तो व्यवसाय उसे ऑफलाइन स्टोर खोलने के आयोजन या व्यावसायिक प्रचार गतिविधियों में भाग लेने के लिए आमंत्रित करेंगे, ताकि उसकी लोकप्रियता का उपयोग करके अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा दे सकें। इस तरह से प्राप्त पुरस्कार अधिक होते हैं और प्रथम श्रेणी के इंटरनेट सेलिब्रिटी एक गतिविधि के लिए लगभग 10 लाख रुपये तक प्राप्त कर सकते हैं। चौथा तरीका, जिसके लिए इंटरनेट सेलिब्रिटी से बहुत कुछ चाहिए, वह है उत्पादों को बढ़ावा देना। कई इंटरनेट सेलिब्रिटी के पास बहुत सारे प्रशंसक होते हैं, लेकिन उनकी उत्पाद बेचने की क्षमता अच्छी नहीं होती। केवल बहुत कम इंटरनेट सेलिब्रिटी ही हैं जिनके पास बहुत सारे प्रशंसक हैं और उत्पाद बेचने की मजबूत क्षमता है। उदाहरण के लिए, माया, क्यूई, बा आदि। उनके द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ये शीर्ष इंटरनेट सेलिब्रिटी प्रति वर्ष सैकड़ों करोड़ कमा सकते हैं। इन तरीकों के अलावा कई अन्य तरीके भी हैं जो इंटरनेट सेलिब्रिटी की स्थिति पर निर्भर करते हैं। अंजलि शर्मा, वाह, मुझे नहीं पता था कि टिकटॉक खेलने के इतने सारे तरीके हैं। मैं हर दिन वीडियो देखती हूँ और हंसती हूँ, लेकिन दूसरे लोग इसके साथ पैसे कमा सकते हैं। माया वोहरा, क्या इन तरीकों से वाकई पैसे कमा सकते हैं? दिया वोहरा, बिल्कुल, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी। मुझे लगता है कि तुम सर्जिकल ऑपरेशन और अन्य चिकित्सा ज्ञान के बारे में वीडियो बना सकती हो। इससे निश्चित रूप से तुम्हें बहुत सारे प्रशंसक मिलेंगे। क्या अंजलि तनिष्क बुटीक में काम नहीं करती? तो तुम हर दिन तनिष्क के गहनों का परिचय देने के लिए वीडियो बना सकती हो और शायद कुछ संभावित ग्राहक मिल जाएं। दिया वोहरा की बात सुनकर अंजलि शर्मा और माया वोहरा दोनों प्रभावित हुईं। इंटरनेट सेलिब्रिटी अर्थव्यवस्था अब सुर्खियों में है। अगर तुम सुर्खियों में खड़े हो तो सूअर भी उड़ सकता है। वीडियो शूट करने में कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो क्यों ना कोशिश की जाए। मैं प्रसिद्ध नहीं होना चाहती, बस हर महीने कुछ हजार रुपये की जेब खर्च चाहिए। अंजलि शर्मा, भाई, मुझे लगता है कि तुम मुझे साइन कर सकते हो। माया वोहरा ने भी आरव शर्मा की ओर देखा, लेकिन उसे बोलने में शर्मिंदगी महसूस हुई। आखिरकार अंजलि शर्मा आरव शर्मा की बहन है, वह जो चाहे कह सकती है, लेकिन वह नहीं। आरव शर्मा, ठीक है, तो हम जैसा दिया ने कहा वैसा करेंगे। मेरी दीदी तनिष्क के गहनों पर ध्यान देगी और यानर दीदी सर्जिकल ऑपरेशन और अन्य चिकित्सा ज्ञान पर। बाद में राधिका तिवारी से योजना बनवाएंगे और देखेंगे कि वीडियो के लिए कौन सा स्टाइल इस्तेमाल करना है। अगर तुम सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़ोगी तो शायद कोई नहीं देखेगा। तुम्हें ऐसा तरीका ढूंढना होगा कि वीडियो तुम्हारे लिए उपयुक्त हो और सभी का ध्यान आकर्षित करे। आरव शर्मा काम करने में इतना निर्णायक था कि एक बार पॉइंट देख लिया तो बस कर डाला। सफलता मिली तो सब खुश, अगर असफल हुए तो बस कुछ पैसे खोएंगे। दूसरों के लिए पैसा कमाना मुश्किल है और खाना भी मुश्किल, लेकिन आरव शर्मा के लिए पैसा कमाना दुनिया की सबसे आसान चीज़ है। जब वह कुछ करता है तो सबसे पहले वह रुचि पर विचार करता है, फिर यह कि क्या ये सफल हो सकता है, और आखिर में क्या ये पैसा कमा सकता है। अंजलि शर्मा और माया वोहरा ने सिर हिलाया और मामला तय हो गया। आरव शर्मा, दिया, मेरे साथ ऑडियो विजुअल रूम में आ। मैं तुम्हें कल के काम की योजना के बारे में बताना चाहता हूँ। दिया वोहरा, ठीक है। दोनों एक साथ ऑडियो विजुअल रूम में गए। आरव शर्मा ने दिया वोहरा को अपने विचार विस्तार से बताए और उसे अपनी अनुभव के आधार पर तुरंत एक शूटिंग योजना तैयार करने को कहा। सबसे पहले ये तय करना होगा कि शूटिंग कहाँ से शुरू करनी है, क्या हाईलाइट करना है, कौन से डायलॉग्स इस्तेमाल करने हैं, आदि। वे कल सुबह जल्दी उठकर शूटिंग करेंगे और दोपहर में उस सेट मील के लिए अतिरिक्त भुगतान करेंगे जो उन्होंने शाम को खाया था, और उन्हें 230 होटल में रहने का एक पूरा अनुभव शूट करना होगा। हालांकि अभी भी एक समस्या है जिसे हल करना होगा, और वह है वीडियो एडिटिंग। आरव शर्मा ने सोचा और रातों रात इसे समझने का फैसला किया। वह पहले खुद करेगा और राधिका तिवारी के कंपनी स्थापित करने के बाद एक पेशेवर एडिटर को नियुक्त करेगा। दिया वोहरा कल की शूटिंग योजना लिख रही थी, जबकि आरव शर्मा जियाने इनका उपयोग करना सीख रहा था।
सॉफ्टवेयर बहुत जटिल था, इसे एक रात में पूरी तरह से समझना संभव नहीं था। आधिकारिक सॉफ्टवेयर का अध्ययन करना बेहतर होगा, जो उपयोग में आसान होना चाहिए। दोनों ने सुबह 2 बजे तक पढ़ाई खत्म नहीं की। अंजलि शर्मा और माया वोहरा दोनों ऊपर बेडरूम में सो गई थीं। दिया वोहरा को भी बहुत नींद आ रही थी, इसलिए वह जल्दी से ऊपर सोने चली गई। बेचारा आरव शर्मा स्टाररी स्काई बेडरूम का अनुभव नहीं कर पाया और उसे ऑडियो विजुअल रूम में एक रात बितानी पड़ी। बस सुबह हुई, वोहरा बहनें मेकअप करने के लिए ओबरॉय स्काई टावर्स में वापस गईं। जब तक उन्होंने मेकअप पूरा किया, नाश्ता परोस दिया गया। आरव शर्मा ने अपना फ़ोन निकाला और शूटिंग शुरू की। दिया वोहरा ने पजामा पहना और फ्रेम में चली गई। दिया वोहरा, वाह, नाश्ता काफ़ी शानदार लग रहा है, पहले इसे आजमाते हैं। आरव शर्मा, रुको रुको रुको, वहाँ मत बैठो, उत्तर की ओर मुंह करके दक्षिण की ओर बैठो, रोशनी बेहतर होगी। दिया वोहरा ने सिर हिलाया और जल्दी से उठकर फिर से शुरू किया। दोनों ने कोशिश की और साथ ही समस्याएं ढूंढीं और नाश्ते का हिस्सा शूट करने में उन्हें 1 घंटे से ज़्यादा समय लगा। शूटिंग के बाद आरव शर्मा थककर चूर हो गया था। दिया वोहरा अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुकी, खाने के बारे में सोच भी नहीं रही थी। अंजलि शर्मा, वाह, ऐसा लगता है कि तुम लोगों के लिए ये करना बहुत मुश्किल है। माया वोहरा, मैं अब यह नहीं करना चाहती। प्लेबैक देखते हुए आरव शर्मा ने कहा, हम कोशिश कर रहे हैं और साथ ही शूटिंग कर रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से हम बहुत सारे चक्कर काटेंगे। एक बार कंपनी आधिकारिक रूप से स्थापित हो जाएगी तो तुम्हारे लिए शूटिंग करने के लिए एक पेशेवर टीम होगी, इसलिए तुम्हें इन चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। दोनों ने सिर हिलाया और नाश्ता खाने के लिए बैठ गए। नाश्ता खत्म हुआ, आरव शर्मा जल्दी से बैठ गया और वीडियो एडिट करने की कोशिश करने लगा। चूंकि यह उसका पहला आधिकारिक ऑपरेशन था, वह बहुत अनाड़ी था और 5 मिनट का वीडियो काटने में उसे 3 घंटे से ज़्यादा समय लगा। हालांकि इस एडिटिंग के बाद उसने आखिरकार ऑपरेशन समझ लिया, इसलिए यह अभी भी इसके लायक था। होटल के नियमों के अनुसार 68,000 रुपये की कीमत में केवल रात का खाना और नाश्ता शामिल है, लेकिन दोपहर का भोजन नहीं। हालांकि एक पूरा चेक इन वीडियो शूट करने के लिए आरव शर्मा ने एक सेट मील के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च किए। हमने पिछले रात के सेट मील के क्रम का पालन किया, जिसमें समुद्री भोजन और क्षेत्रीय व्यंजन और यांगचेंग झील के केकड़े शामिल थे। वीडियो शूट करने के बाद उन्होंने चेकआउट किया और चले गए। इसके बाद वे ओबरॉय स्काई टावर्स, बिल्डिंग सी, कमरा 801 में गए। आरव शर्मा ने तुरंत वीडियो एडिटिंग और निर्माण शुरू किया। पूरे दोपहर की मेहनत के बाद उसने आखिरकार 2 वीडियो एडिट कर लिए। पहला वीडियो होटल में रोल्स रॉयस पिकअप से शुरू होता है, फिर होटल के शानदार सजावट का परिचय और फिर एक शानदार रात का खाना। दूसरा वीडियो बंद का रात का दृश्य देखने से शुरू होता है, स्टाररी स्काई बेडरूम का अनुभव, नाश्ता और आखिरकार चेकआउट। ये दिया वोहरा की एक संक्षिप्त टिप्पणी के साथ समाप्त होता है। आरव शर्मा ने दिया वोहरा के टिकटॉक अकाउंट में लॉग इन किया और पहला वीडियो टिकटॉक पर अपलोड किया। उसका कॉपीराइटिंग और वीडियो शीर्षक बहुत ही आकर्षक थे। मोती टावर से 230 मीटर ऊपर 68,000 रुपये प्रति रात के स्काई होटल में रहने का अनुभव कैसा है? सवालों के साथ दिया सभी को साथ में इसे खोजने के लिए ले जाती है। कोई भी सामान्य व्यक्ति इसे देखकर निश्चित रूप से क्लिक करके देखना चाहेगा। अपलोड पूरा हुआ, कल सुबह प्रभाव देखने की प्रतीक्षा है। अध्याय 157। बस सुबह हुई और आरव शर्मा अभी सो रहा था कि दिया वोहरा ने दरवाजा खटखटाया। आरव शर्मा नींद में धुंधला सा उठा और दरवाजा खोला। दिया वोहरा तुरंत खुशी से उछलने लगी, बोली, हिट हो गया, हिट हो गया। आरव शर्मा तुरंत जाग गया और जल्दी से पूछा, आग कहाँ लगी? 119 को कॉल करो। दिया वोहरा, अरे आग नहीं लगी, हमारा वीडियो हिट हो गया। आरव शर्मा, ओह, तुमने मुझे डरा दिया, मुझे लगा आग लग गई। वीडियो का हिट होना सामान्य है, इसमें उत्साहित होने की क्या बात है? अगर यह हिट न होता तब मुझे उत्साहित होना चाहिए था। दिया वोहरा, अरे भाई, तुम इतने आश्वस्त क्यों हो कि हमारा वीडियो हिट होगा? आरव शर्मा, क्योंकि जब हम 230 पर गए थे तो वहाँ की हर चीज़ ने हमें हैरान कर दिया था। मुझे लगता है कि हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी जगह में रुचि लेंगे। दिया वोहरा ने सिर हिलाया, उसे लगा कि आरव शर्मा की बात में दम है। टिकटॉक पर इतने सारे वीडियो हैं और हर कोई उसी चीज़ पर ध्यान देता है जिसमें उसकी रुचि है। ये कहना सुरक्षित है कि हर कोई, चाहे वह अमीर हो या गरीब, शानदार जीवन में रुचि रखता है। आरव शर्मा वापस गया और अपना फ़ोन उठाया, फिर टिकटॉक खोला और इस वीडियो का डेटा चेक किया। 8,54,000 लाइक्स, 3,564 कमेंट्स और 2,868 रिपोस्ट्स। सिर्फ 5 घंटे से ज़्यादा समय में ये नंबर हासिल करना वाकई में एक बड़ा धमाका है। दिया वोहरा के अकाउंट के फॉलोअर्स की संख्या भी 1,30,000 से बढ़कर 1,60,000 हो गई। आरव शर्मा ने फिर से कमेंट्स पर क्लिक किया ये देखने के लिए कि नेटिजन्स क्या कमेंट कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि मैंने इस तरह का वीडियो देखने की हिम्मत की।
क्या 2000 रुपये मासिक वेतन के साथ इस तरह का वीडियो देख सकता हूँ? वाकई में आंखें खुल गईं। मैं जानता था कि हमारे देश में अमीर और गरीब के बीच बड़ा अंतर है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह इतना हास्यास्पद होगा। हर दिन जब मैं नूडल्स खाता हूँ तो मुझे ये सोचना पड़ता है कि अंडा डालूं या नहीं, जबकि अमीर लोग एक होटल में रहने के लिए 68,000 रुपये खर्च कर देते हैं। नहीं, मैं पूरे साल में 68,000 रुपये से कम कमाता हूँ। अमीर लोग इसे एक रात में खर्च कर देते हैं। और अपडेट करो, और अपडेट करो। प्रोडक्शन टीम के गधे भी तुम्हारी तरह आराम करने की हिम्मत नहीं करते। पूरी रात बीत गई और तुमने अभी तक दूसरा हिस्सा अपडेट नहीं किया। एंकर, मेरा एक दोस्त भी वीडियो बनाता है। पिछली बार उसने एक वीडियो को 2 हिस्सों में बांटा और एक फैन, जो डॉक्टर है, ने उसे 108 बार चाकू मारा। हर घाव महत्वपूर्ण हिस्सों से बचा और वह 6 महीने तक अस्पताल में रहा। मेरा कोई और मतलब नहीं है, मैं बस तुम्हें ये बता रहा हूँ। इन मज़ेदार कमेंट्स को देखकर आरव शर्मा हंसने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि इससे ये भी पता चलता है कि उसका विचार सही है और दया वोहरा को इस दिशा में विकसित करना सही है। इस समय माया वोहरा और अंजलि शर्मा भी उठ गईं। माया वोहरा, कैसा रहा? क्या इसका असर हुआ? दया वोहरा, असर बहुत अच्छा है। ये वीडियो हिट हो गया, 8 लाख से ज़्यादा लाइक्स और 3000 से ज़्यादा कमेंट्स। माया वोहरा जल्दी से देखने आए। जब उसने वास्तविक डेटा देखा तो वह वाकई में हैरान रह गई। मूल रूप से उसे अभी भी आरव शर्मा के विचार पर संदेह था, लेकिन अब डेटा ने साबित कर दिया और वह अब संदेह करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। अंजलि शर्मा, जब तक इसका असर हो, तुम्हारी पूरे दिन की मेहनत इसके लायक है। दया वोहरा, लेकिन इस तरह का वीडियो शूट करना बहुत महंगा है। आरव शर्मा, कोई बात नहीं, जब तुम पूरी तरह से प्रसिद्ध हो जाओगी तो कुछ व्यवसायी तुमसे मुफ्त में शूटिंग के लिए संपर्क करेंगे। शुरुआती दौर में हम थोड़ा पैसा निवेश करते हैं तो कोई बात नहीं, बाद में हम निश्चित रूप से इसे वापस कमा लेंगे। दया वोहरा, ठीक है। तो हम आज क्या शूट करने जा रहे हैं? मुझे सुबह क्लास है, मुझे स्कूल वापस जाना होगा। मैं दोपहर के खाने के लिए वापस आऊंगी। आरव शर्मा, चूंकि सभी लोग लग्जरी होटलों में रुचि रखते हैं तो हम इस गर्मी का फ़ायदा उठाकर बुल्गारी होटल का वीडियो बनाएंगे। मैं बाद में पड़ोस में जाकर राधिका तिवारी से बात करूंगा और जब तुम वापस आओ तो उसे ढूंढो और उसे कहो कि वह तुम्हें शूटिंग के लिए ले जाए। शूटिंग के बाद इसे मुझे भेज देना और मैं एडिटिंग करूंगा। दया वोहरा, ठीक है। तो मैं अपना चेहरा धोकर निकलती हूँ। आरव शर्मा ने सिर हिलाया और अपने कमरे में वापस सोने चला गया। अंजलि शर्मा और बाकी लोग तैयार होकर चले गए। जब लगभग 11 बजे थे, माया वोहरा ने आरव शर्मा को फ़ोन किया। आरव शर्मा, हेलो, क्या बात है? माया वोहरा, जिस बच्चे को तुमने कल बचाया था उसकी हालत खराब है, आकर देखो। आरव शर्मा, नहीं, क्या तुम्हारे अस्पताल के डॉक्टर इतने खराब हैं? माया वोहरा, तुम आ रहे हो या नहीं? अगर नहीं आ रहे तो साफ कह दो। बकवास क्यों कर रहे हो? आरव शर्मा, अरे तुम्हारा गुस्सा तो बहुत तेज है। मैं नहीं आ रहा। माया वोहरा, ये बच्चे की माँ ने मुझे तुम्हें बुलाने को कहा था। जो तुम सचमुच कहना चाहते हो उसे उससे कहो। कुछ सेकंड बाद फ़ोन पर बच्चे की माँ की रोने की आवाज़ सुनाई दी। हैंडसम लड़के, मैं आपसे विनती करती हूँ, आकर देखें कि मेरे बेटे को क्या हुआ है। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया। आरव शर्मा, ठीक है, ठीक है, चिंता मत करो, मैं जल्दी आ रहा हूँ। ये कहकर आरव शर्मा ने फ़ोन काट दिया, कपड़े पहने और बाहर भागा। पूरे रास्ते तेज गति से गाड़ी चलाई और जितनी जल्दी हो सका अस्पताल पहुंच गया। माया वोहरा ने आरव शर्मा को मुख्य चिकित्सक अभय रेड्डी से मिलवाया। माया वोहरा, डॉक्टर अभय, ये वही व्यक्ति है जिसने कल स्टेशन पर बच्चे को प्राथमिक चिकित्सा दी थी। इसका नाम आरव शर्मा है। अभय रेड्डी ने जल्दी से आरव शर्मा से हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया और पूछा, डॉक्टर आरव किस अस्पताल में काम करते हैं? आरव शर्मा, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने अपनी चिकित्सा कौशल शौक के लिए खुद सीखा है। अभय रेड्डी, शौक के लिए स्वशिक्षित। माया, क्या तुम्हें यकीन है? क्या तुम अपनी उम्मीदें एक स्वशिक्षित चिकित्सक पर टिका रही हो? माया वोहरा, मुझे लगता है कि हम उसे देखने दे सकते हैं और कुछ रचनात्मक सुझाव दे सकते हैं, शायद यह उपयोगी हो। अभय रेड्डी, हम पेशेवर डॉक्टर समस्या नहीं ढूंढ पा रहे हैं और तुम एक शौकिया पर भरोसा कर रही हो। मिस्टर आरव, मुझे खेद है, मेरा इरादा आपको निशाना बनाना नहीं है। आखिरकार ये जीवन और मृत्यु का मामला है, हम जोखिम नहीं ले सकते। अगर कोई हादसा होता है तो कोई भी परिणामों को सहन नहीं कर सकता। इस समय बच्चे की मां आई। जब उसने आरव शर्मा को देखा तो वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गई और बच्चे को बचाने की भीख मांगने लगी। आरव शर्मा, मैडम कृपया जल्दी उठें। मैं अस्पताल की मंजूरी के बाद ही कुछ कर सकता हूं। अगर वे सहमत नहीं हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। बच्चे की मां ने जल्दी से मुड़कर अभय रेड्डी से आरव शर्मा को बच्चे का इलाज करने की अनुमति देने की विनती की, लेकिन अभय रेड्डी ने बहुत निर्णायक रूप से मना कर दिया।
उसके कारण स्पष्ट और तर्कसंगत थे। आरव शर्मा पेशेवर डॉक्टर नहीं है, नहीं वह उनके अस्पताल का डॉक्टर है। अगर कोई हादसा होता है तो उनका अस्पताल परिणामों को सहन नहीं कर सकता। इसलिए जब तक बच्चा अस्पताल में है, आरव शर्मा को उसे छूने की भी सोचना नहीं चाहिए। अगर परिवार के लोग जोर देते हैं कि आरव शर्मा बच्चे का इलाज करे, तो उसे अस्पताल से डिस्चार्ज करना होगा और अस्पताल छोड़ने के बाद इलाज करना होगा। बेशक, मानवीय विचारों से अस्पताल आरव शर्मा और बच्चे के उपयोग के लिए एक स्टेराइल ऑपरेटिंग रूम प्रदान कर सकता है। हालांकि माता पिता को पहले एक छूट पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। परिणाम चाहे अच्छा हो या बुरा, इसका अस्पताल से कोई लेना देना नहीं होगा। अगर दुर्भाग्य से कोई हादसा होता है तो परिवार के लोग डॉक्टर के लिए परेशानी नहीं कर सकते। इस तरह से ही अस्पताल आरव शर्मा को बच्चे का इलाज करने की अनुमति देगा। इसने बच्चे की मां को मुश्किल में डाल दिया। निष्पक्ष रूप से सबसे आश्वस्त करने वाली बात निश्चित रूप से अस्पताल के नियमित डॉक्टर हैं। आरव शर्मा ने कल बच्चे को आपातकालीन उपचार दिया था, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसकी वास्तविक चिकित्सा कौशल कितनी अच्छी है। उसने खुद कहा कि उसकी चिकित्सा कौशल स्वशिक्षित थी और निश्चित रूप से अनुभवी पेशेवर डॉक्टरों के साथ तुलना नहीं की जा सकती। अगर आप आरव शर्मा को चुनते हैं तो आपको अस्पताल छोड़ना होगा और जोखिम बहुत बड़ा है। बच्चे की मां ने जल्दी से पूछा, डॉक्टर अभय, क्या आप दोनों मिलकर मेरे बेटे को बचा सकते हैं? वह आपका सहायक होगा और आपको सलाह देगा और आप ऑपरेशन करेंगे। मैं आपसे विनती करती हूँ। ये कहकर बच्चे की मां तुरंत फिर से घुटनों के बल बैठ गई। माया वोहरा और अन्य लोगों ने उसे जल्दी से उठाया और उसे सलाह दी कि वह घबराए नहीं और धीरे धीरे बात करें। इस समय बच्चे का पिता भी आ गया। स्थिति समझने के बाद वह भी अभय रेड्डी के सामने घुटनों के बल बैठ गया और विनती करने लगा, डॉक्टर अभय, कृपया इस छोटे भाई के साथ मिलकर मेरे बेटे को बचाएं। कृपया, मैं आपको सिर झुकाता हूँ। अध्याय 158। बच्चे के माता पिता के रोने और विनती के सामने अभय रेड्डी ने भी अपना जवाब दिया, जो था नहीं। अगर बच्चे का इलाज करना है तो सभी ऑपरेशन अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा किए जाने चाहिए। बेशक, अस्पताल अन्य चिकित्सा विशेषज्ञों से परामर्श के लिए संपर्क कर सकता है, लेकिन आरव शर्मा जैसे गैर पेशेवर डॉक्टर को ऑपरेटिंग रूम में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाहे बच्चे के माता पिता कितना भी रोएं और विनती करें, अभय रेड्डी ने बस झुकने से इनकार कर दिया। जल्द ही ये खबर डीन शांति मेनन के कानों तक पहुंची। शांति मेनन तुरंत वहां पहुंची। स्थिति समझने के बाद शांति मेनन ने आरव शर्मा से पूछा, युवक, तुम अपने स्वशिक्षित चिकित्सा कौशल के साथ अस्पताल में लोगों को बचाने की हिम्मत कैसे करते हो? लोगों को बचाना कोई मजाक नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। आरव शर्मा, मेरे पास सिर्फ पेशेवर योग्यता प्रमाण पत्र नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि मेरी चिकित्सा कौशल आपसे खराब है। चूंकि आप सहमत नहीं हैं, तो मैं जा रहा हूं। बच्चे के माता पिता ने जल्दी से आरव शर्मा को रोकने के लिए आगे कदम बढ़ाया और फिर से घुटनों के बल बैठकर विनती करने वाले थे, लेकिन अब वह एक गतिरोध में था और आरव शर्मा के पास कोई विकल्प नहीं था। अस्पताल आरव शर्मा, जो डॉक्टर नहीं था, को इलाज में भाग लेने की अनुमति देने को तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें जिम्मेदारी लेने का डर था। बच्चे के माता पिता चाहते थे कि आरव शर्मा इलाज करे, लेकिन वे अस्पताल छोड़ना नहीं चाहते थे। अगर आप दोनों पक्षों पर कब्जा करना चाहते हैं तो आप दोनों में से किसी को भी नहीं पा सकते। इस समय एक नर्स दौड़ती हुई आई और चिल्लाई, डॉक्टर अभय, बड़ी मुसीबत है, बेड नंबर 5 के मरीज की हालत बिगड़ रही है, कृपया जाकर देखें। अभय रेड्डी, बच्चे के माता पिता को अच्छी तरह से सोचना चाहिए कि क्या करना है। चलो बेड नंबर 5 को देखते हैं। सभी डॉक्टर अभय रेड्डी के पीछे चले गए। यहाँ तक कि इंटर्नशिप कर रही माया वोहरा भी चली गई। अब केवल आरव शर्मा, डीन शांति मेनन और बच्चे के माता पिता ही बचे थे। बच्चे के माता पिता ने जल्दी से शांति मेनन से विनती की कि मानव जीवन दांव पर है और अस्पताल से अपनी आवश्यकताओं को शिथिल करने का अनुरोध किया। बस इतना कि आरव शर्मा सहायता करे और असली ऑपरेशन डॉक्टर अभय करें। शांति मेनन ने असहाय और हैरानी से पूछा, आप उस पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? उसने खुद कहा कि वह सिर्फ एक शौकिया चिकित्सा उत्साही है। आप अपनी उम्मीदें उस पर कैसे टिका सकते हैं? बच्चे की मां ने जल्दी से समझाया, वही था जिसने कल स्टेशन पर एक पानी की बोतल से मेरे बेटे को प्राथमिक चिकित्सा दी थी। अगर वह नहीं होता तो मेरा बेटा दम घुटने से मर जाता और एम्बुलेंस का इंतजार नहीं कर पाता। शांति मेनन, ये सिर्फ एक बहुत ही साधारण चिकित्सा स्कूल था। इसका कोई मतलब नहीं है। उसकी चिकित्सा कौशल पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। आरव शर्मा और सुन नहीं सका और यहाँ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने बीच में टोक कर कहा, आप लोग धीरे धीरे बात करें, मुझे अपने निजी काम करने हैं, अलविदा। बच्चे के माता पिता नहीं चाहते थे कि आरव शर्मा जाए, लेकिन आरव शर्मा ने जाने पर जोर दिया, क्योंकि यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं था, ये सिर्फ समय की बर्बादी थी। तीनों इस तरह उलझे हुए थे। अचानक गलियारे के दूसरी ओर से एक चीख सुनाई दी। सबका ध्यान उस ओर गया।
सब हट जाओ, हट जाओ, उसने मेरे बच्चे को मार डाला और मैं उसे अपनी जान से चुकाने पर मजबूर करूंगा। चिल्लाहट सुनकर आरव शर्मा और अन्य लोग जल्दी से देखने के लिए गए कि क्या हो रहा है। जब वे पास पहुंचे तो उन्हें पता चला कि यह एक 40 साल का आदमी था जो अभय रेड्डी को फल काटने वाले चाकू से बंधक बनाए हुए था। शांति मेनन ने जल्दी से सलाह दी, महोदय उत्तेजित न हो, मुझसे बात करें। मैं डीन हूँ, आप मुझे अपनी कोई भी समस्या बता सकते हैं। जब तक अस्पताल इसे कर सकता है, हम निश्चित रूप से आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। आदमी रोते हुए शिकायत करने लगा, मैं इस साल 41 साल का हूँ। मेरी पत्नी और मैंने 20 साल तक मेहनत की और आखिरकार एक बच्चा हुआ। लेकिन इस नीच डॉक्टर ने मेरे बच्चे को मार डाला। हमने 20 साल तक मेहनत करके एक बच्चा पैदा किया, लेकिन वह पैदा होने से पहले ही मर गया। क्या आपको नहीं लगता कि इस नीच डॉक्टर को मौत की सजा मिलनी चाहिए? अरे, अभय रेड्डी ने जल्दी से समझाया, मैंने आपको बताया था, आपकी पत्नी एक उम्रदराज गर्भवती महिला है, बच्चा मृत पैदा हुआ था। आपको आदमी, तुम बकवास कर रहे हो। पहले की सभी शारीरिक जांचें सामान्य थीं, डिलीवरी के करीब आते समय समस्या कैसे हो सकती है? अभय रेड्डी, इसके कई कारण हो सकते हैं, हमें और जांच करनी होगी। और आपने पहले हमारा अस्पताल में प्रीनेटल चेकअप नहीं किया था, आप यहाँ तब आए जब कुछ हुआ, और हमें नहीं पता कि आपने पहले जो प्रीनेटल चेकअप किया था वह सटीक था या नहीं। आदमी और भी उत्तेजित हो गया। उसने अभय रेड्डी की गर्दन पर फल काटने वाले चाकू से वार किया और चिल्लाया, तुमने मेरे बच्चे को मार डाला और अब तुम मेरी पत्नी और अन्य अस्पतालों पर दोष मढ़ना चाहते हो। तुम्हें मरना चाहिए। इस आदमी ने 20 साल तक मेहनत की और 41 साल की उम्र में आखिरकार एक बच्चा हुआ। इस तरह के बदलाव का सामना करने के बाद इतना भावुक होना सामान्य है, लेकिन इस तरह से अभय रेड्डी को बंधक बनाना गलत था। चाहे वह कितना भी उत्तेजित हो, उसे दूसरों को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। अस्पताल के बगल में पुलिस स्टेशन से पुलिस अधिकारी आए। उन्होंने जल्दी से आदमी के साथ बातचीत की और उसे चाकू नीचे रखने के लिए मनाने की कोशिश की, ये कहते हुए कि अभी भी सब कुछ संभव है। अगर वह स्नाइपर के आने का इंतजार करता है तो उसे चाकू नीचे रखने का मौका नहीं मिलेगा। पहले खबरों में एक ऐसा ही मामला था जहां एक आदमी ने एक लड़की को चाकू की नोक पर बंधक बनाया था। पुलिस ने उसे कितना भी मनाने की कोशिश की, वह नहीं माना। आखिर में एक स्नाइपर ने उसे गोली मार दी। ऐसी स्थिति में पुलिस निश्चित रूप से बंधक की सुरक्षा को प्राथमिकता देगी। बंधक बनाने वाले अपराधियों के लिए जीवन की सुरक्षा अब इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। आदमी दुखी होकर हंसा और बोला, मेरे पास शायद कोई वंशज नहीं होगा। जीने का क्या मतलब, मैं बस मर जाऊंगा, लेकिन मरने से पहले मुझे उसे अपने साथ ले जाना होगा। बेटा, पापा ने तुम्हारा बदला ले लिया। नर्सों की चीख के साथ आदमी ने अभय रेड्डी के दिल में फल काटने वाले चाकू से वार किया। पुलिस ने आगे बढ़कर आदमी को एक साथ काबू में कर लिया। ऑक्सीजन सिलेंडर, रक्तस्राव रोकने की दवाएं, जल्दी। सभी लोग जो सर्जरी कर सकते हैं उन्हें बुलाओ, जल्दी। शांति मेनन ने चिल्लाया। डॉक्टर और नर्स जल्दी से व्यस्त हो गए और एक साथ अभय रेड्डी को ऑपरेटिंग रूम में भेजने के लिए काम किया। आदमी को पुलिस ने जमीन पर दबा दिया, लेकिन वह अभी भी हंस रहा था और चिल्ला रहा था, नीच, उसे मरना ही चाहिए। मैं न्याय कर रहा हूं ताकि भविष्य में कोई अन्य मरीज उसके द्वारा नुकसान न पहुंचे। हा, आरव शर्मा ने अफसोस के साथ सिर हिलाया। अगर कोई आदमी जानबूझकर हत्या करता है तो उसे मृत्यु नहीं हुई तो उम्रकैद की सजा होगी। अभय रेड्डी को दिल में फल काटने वाले चाकू से वार किया गया था और शायद वह मर चुका है। जल्द ही अस्पताल के सभी डॉक्टर जो सर्जरी करने में सक्षम थे दौड़कर आए और मरीज को बचाने के लिए ऑपरेटिंग रूम में गए। इस समय बच्चे की मां ने धीरे से कहा, हैंडसम लड़के, जब वे मेरे बच्चे की देखभाल नहीं कर सकते, जाओ और देखो कि उसे क्या हुआ है। ठीक है आरव शर्मा, हर जगह सर्विलांस कैमरे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा अगर मुझे आपके बच्चे को बचाना है तो मुझे इसे खुलेआम करना होगा। चुपके से करने का क्या मतलब? मैं नहीं जाऊंगा। बच्चे का पिता, हैंडसम लड़के, कृपया बस एक नज़र डाल लो। अगर तुम्हें कोई समस्या मिलती है तो हमें बता दो। अगर तुम्हें कोई समस्या नहीं मिलती तो तुम तुरंत जा सकते हो और हम तुम्हें कभी नहीं रोकेंगे। ठीक है। दंपति ने आरव शर्मा को बाएं और दाएं से पकड़ा और बच्चे के वार्ड में ले गए। आरव शर्मा ने बच्चे को देखा और तुरंत समस्या का पता लगा लिया। आरव शर्मा, उसे दिल की समस्या है, यह जरूर क्षतिग्रस्त हो गया है। अरे माँ, क्या मैंने कल आपको नहीं याद दिलाया था कि आपको डॉक्टर से बच्चे के दिल और फेफड़ों का सीटी स्कैन करवाना होगा? क्या आपने डॉक्टर को बताया था? बच्चे की माँ, उन्होंने सीटी स्कैन किया था लेकिन उन्हें कुछ भी गलत नहीं मिला। आरव शर्मा, असंभव, मुझे यकीन है कि उसके दिल में कुछ गड़बड़ है। आप बेहतर होगा कि डॉक्टर से फिर से और सावधानी से जांच करवाएं और दिल के हिस्से को एक एक करके चेक करें। बच्चे के माता पिता ने सिर हिलाया। आरव शर्मा बोलने ही वाला था कि माया वोहरा की आवाज आई। आरव शर्मा, तुम कहाँ चले गए?
जल्दी यहाँ आओ। आरव शर्मा ने असहायता से आंखें घुमाईं और जल्दी से बाहर चला गया। जब माया वोहरा ने आरव शर्मा को देखा तो वह जल्दी से दौड़कर आए और चिल्लाए, ऑपरेटिंग रूम में जाओ और देखो कि क्या तुम डॉक्टर अभय को बचा सकते हो। फल काटने वाला चाकू उसके दिल में फंसा है और कोई उसे बचाने की हिम्मत नहीं कर रहा। अध्याय 159। आरव शर्मा हैरान रह गया। इतने बड़े अस्पताल में कोई भी अभय रेड्डी की सर्जरी करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। माया वोहरा ने समझाया, मुख्य कारण यह है कि फल काटने वाला चाकू डॉक्टर अभय के दिल में घुस गया है और बाकी डॉक्टर उसकी सर्जरी करने से डर रहे हैं। जाओ और देखो कि क्या तुम उसे बचा सकते हो। अगर बचा सकते हो तो तुम्हें उसे जरूर बचाना चाहिए। इस समय सिस्टम ने एक रिमाइंडर जारी किया। सिस्टम एक दैनिक कार्य जारी करता है, अभय रेड्डी को बचाओ। कार्य पूरा करें और आपको सूर्यकिरण हॉस्पिटल ग्रुप के 51% शेयरों से पुरस्कृत किया जाएगा। ये सिस्टम कार्य बिल्कुल सही समय पर आया। हालांकि आरव शर्मा लोगों को बचाना चाहता था, लेकिन उसे जिम्मेदारी लेने का भी डर था। उसने यह बात उन डॉक्टरों से ही सीखी थी, इसलिए उसने जल्दी से पूछा, क्या उनके परिवार वाले आए हैं? हमें उनके परिवार और अस्पताल से एक छूट पत्र पर हस्ताक्षर करवाने की जरूरत है। अगर वह बच जाता है तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर वह नहीं बचता तो मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। माया वोहरा ने असहायता से आंखें घुमाईं और कहा, ये जीवन और मृत्यु का मामला है। कृपया इतना नखरा करना बंद करो। आरव शर्मा, अरे यह मेरा नखरा करना नहीं है। उनके अनुसार किसी को बचाने से पहले आपको पहले अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहिए। अगर आप उन्हें बचा लेते हैं तो सब खुश होंगे। अगर आप उन्हें नहीं बचा पाते तो आप खुद को बड़ी मुसीबत में नहीं डाल सकते। अगर मेरे पास परिवार और अस्पताल से जिम्मेदारी छूट पत्र नहीं है तो मैं उन्हें बचाने की हिम्मत नहीं करूंगा। आगंतुक ऑपरेटिंग रूम के दरवाजे पर आया। डॉक्टरों ने तुरंत आरव शर्मा से पूछा कि क्या वह निश्चित रूप से मरीज को बचा सकता है। आरव शर्मा ने सिर हिलाया। माया वोहरा, आरव, अब ऐसा समय है, क्या तुम इतना बचकाना व्यवहार करना बंद कर सकते हो? वहाँ एक जिंदगी पड़ी है। आरव शर्मा, तुमने जो कहा, क्या बेड नंबर 16 एक जिंदगी नहीं है? डॉक्टर और नर्स असहाय थे। अभी कुछ देर पहले वही लोग थे जिन्होंने हर तरह से आरव शर्मा को बच्चे का इलाज करने से रोका था। अब वे विनती कर रहे थे कि वह अंदर जाकर अभय रेड्डी को बचाए। चाहे वे इंसान हो या भूत, उन्हें जो चाहे करने की इजाजत है। डीन शांति मेनन ने जल्दी से कहा, युवक, अगर तुम किसी को बचा सकते हो तो जाओ और उसे बचाओ। अब अन्य अस्पतालों से लोगों को ट्रांसफर करने में बहुत देर हो जाएगी। मानव जीवन दांव पर है। हमारे साथ ज्यादा गंभीर मत हो। इस समय बच्चे के माता पिता आए। बच्चे की माँ, डॉक्टर, कृपया मेरे बेटे का एक और दिल का सीटी स्कैन जल्द से जल्द करवाएं। इसे बहुत सावधानी से चेक करें। बच्चे का पिता, हाँ, कृपया इस बार बहुत सावधानी से चेक करें। लेकिन डॉक्टरों के पास उनके बच्चे की देखभाल करने का समय नहीं था। अस्पताल का सबसे अच्छा सर्जन अंदर पड़ा था, आपातकालीन उपचार की प्रतीक्षा में। इसके अलावा उन्होंने पहले ही जांच कर ली थी और बच्चे के दिल और फेफड़ों में कोई समस्या नहीं थी, इसलिए फिर से सीटी स्कैन करने की जरूरत नहीं थी। शांति मेनन, ठीक है, शोर मत मचाओ। डॉक्टर अभय को बचाना सबसे महत्वपूर्ण है। छोटे भाई, हम तुमसे विनती करते हैं कि अंदर जाकर उसे बचाओ। बच्चे का पिता नाखुश था और तुरंत डांटने लगा, इसका क्या मतलब है? हमने घुटनों के बल बैठकर तुमसे विनती की थी कि इन भाइयों को हमारे बच्चे का इलाज करने दो, लेकिन तुमने मना कर दिया। अब तुम्हारे अस्पताल के डॉक्टर को बचाने की बारी आई और तुम सिद्धांतों और नियमों का पालन नहीं करते। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम इन भाइयों को मेरे बच्चे का इलाज नहीं करने दोगे तो हम उसे तुम्हारे डॉक्टर का इलाज करने की इजाजत नहीं देंगे, वरना मैं तुम पर मुकदमा करूंगा। बच्चे के माता पिता ने तुरंत ऑपरेटिंग रूम का दरवाजा रोक लिया और आरव शर्मा को अंदर जाने से रोक दिया। पुलिस जल्दी से आई और उन्हें ले गई। चेतावनी दी कि वे लापरवाही से न कार्य करें, क्योंकि अगर कोई प्रतिकूल परिणाम हुआ तो उन्हें कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। बच्चे की मां रोते हुए बोली, अस्पताल छोटे भाई को मेरे बेटे को बचाने से क्यों रोक सकता है? वे मेरे बेटे की जिंदगी को बस ऐसे ही छोड़ सकते हैं और छोटे भाई से बिना किसी रोक टोक के उनके डॉक्टरों को बचाने के लिए कह सकते हैं। क्या यह उचित है? अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो क्या उन्हें कानूनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी? बच्चे का पिता बोला, अब मामला बहुत स्पष्ट है। अगर अस्पताल इस युवक को मेरे बेटे को बचाने की अनुमति नहीं देता तो वह उनके डॉक्टरों को नहीं बचा सकता, वरना मैं निश्चित रूप से अस्पताल पर मुकदमा करूंगा कि उन्होंने उसकी जान नहीं बचाई। डॉक्टरों ने कोई कार्रवाई नहीं की और दूसरों को मेरे बेटे का इलाज करने से रोका। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो तुम्हें उन्हें गिरफ्तार करना होगा, वरना तुम व्यक्तिगत लाभ के लिए कानून तोड़ रहे हो और पुलिस अधिकारी होने के लायक नहीं हो। ये स्थिति अब इतनी शर्मनाक हो गई है, अस्पताल के इन लोगों को लग रहा है कि वे अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आरव शर्मा का रवैया भी बहुत स्पष्ट था।
वह तब तक किसी को नहीं बचाएगा जब तक कि छूट पत्र पर हस्ताक्षर न हो जाए। ऐसा नहीं है कि वह अमानवीय है और मरते हुए व्यक्ति की मदद नहीं करेगा, लेकिन उसे अभी अभी एहसास हुआ कि डॉक्टरों के पास भी लोगों को बचाने की शर्तें हैं, और एक गैर पेशेवर डॉक्टर के रूप में उसे भी इसका पालन करना होगा ताकि वह खुद को बड़ी मुसीबत में न डाले। माया वोहरा, आरव, क्या तुम वाकई उसे मरते हुए देखने वाले हो बिना उसकी मदद किए? तुम में उसे बचाने की क्षमता है। आरव शर्मा, मैं पहले सोचता था कि डॉक्टरों को मरना चाहिए, बस अगर वे लोगों को बचा सकते हैं तो वे बाकी सब कुछ नज़रअंदाज कर सकते हैं। लेकिन 2 बार लोगों को बचाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने चीज़ों को बहुत सरल समझ लिया था। मैं आप डॉक्टरों और अस्पतालों के विचारों को समझता हूँ। निष्पक्ष रूप से आप गलत नहीं हैं, लेकिन आप दूसरों से छूट पत्र पर हस्ताक्षर करवा सकते हैं, और मुझे लगता है कि मुझे भी आपसे छूट पत्र पर हस्ताक्षर करवाने का अधिकार है। आप चिकित्सा विवादों से डरते हैं, और मुझे भी परिवार वालों के हंगामे का डर है। सबने आरव शर्मा का रवैया स्पष्ट रूप से देख लिया। वह तब तक किसी को नहीं बचाएगा जब तक कि छूट पत्र पर हस्ताक्षर न हो जाए। शांति मेनन, ठीक है, मैं हस्ताक्षर करूंगी, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अस्पताल तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगा। जाओ और छूट समझौता लाओ। हालांकि केवल अस्पताल का जिम्मेदारी छूट समझौता होना पर्याप्त नहीं है, सबसे महत्वपूर्ण परिवार का जिम्मेदारी छूट समझौता अभी तक नहीं है। इस समय ऑपरेशन में अभय रेड्डी की देखभाल कर रहा डॉक्टर दौड़कर बाहर आया और चिंतित होकर चिल्लाया, डॉक्टर अभय और नहीं टिक सकते, हम क्या करें? शांति मेनन, छोटे भाई, कृपया क्या तुम अंदर जाकर उन्हें बचा सकते हो? आरव शर्मा, नहीं, मुझे छूट पत्र दो और मैं तुरंत अंदर जाकर लोगों को बचाऊंगा। मुझ पर नैतिक रूप से ब्लैकमेल मत करो, मैं डॉक्टर नहीं हूं और लोगों को बचाना मेरा काम नहीं है। अगर मैं लोगों को बचाना चाहता हूं तो मैं बचाऊंगा, अगर मैं लोगों को नहीं बचाना चाहता तो कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। शांति मेनन, लेकिन डॉक्टर अभय के परिवार वालों के आने में 10 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा और डॉक्टर अभय तब तक टिक नहीं पाएंगे। तो मैं उनकी पत्नी को फ़ोन करूंगी और उनसे मौखिक रूप से वादा करने को कहूंगी कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं होगा। क्या ये ठीक है? इतने सारे गवाहों के साथ तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि वे बाद में धोखा देंगे। सिस्टम कार्य पूरा करने के बाद आरव शर्मा को सूर्यकिरण हॉस्पिटल ग्रुप के 51% शेयर मिलेंगे और वह भविष्य में लोगों को बचाने के लिए अपने नियम बना सकेगा। इसलिए अभय रेड्डी को जरूर बचाना होगा। अगर और देरी हुई तो अभय रेड्डी मर सकता है। इसलिए आरव शर्मा ने कहा, ठीक है, तो तुम उनकी पत्नी को फ़ोन करो। शांति मेनन ने सिर हिलाया और जल्दी से अभय रेड्डी की पत्नी को फ़ोन किया। संक्षिप्त व्याख्या के बाद अभय रेड्डी की पत्नी ने तुरंत फैसला लिया और शांति मेनन के अनुरोध का पालन करते हुए जोर से वादा किया कि चाहे परिणाम कुछ भी हो, वह आरव शर्मा को किसी भी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराएगी। शांति मेनन, अब क्या ये ठीक है? आरव शर्मा ने सिर हिलाया। इस समय बच्चे का पिता और माँ फिर से उत्तेजित हो गए। आरव शर्मा अभय रेड्डी को बचाने के लिए अंदर जा सकता था, लेकिन उनके बच्चे का क्या? क्या आरव शर्मा उसे बचाने जा सकता है? अगर हम उन्हें नहीं बचा सकते तो यह उचित नहीं है। एक डॉक्टर की जिंदगी है, लेकिन उनके बच्चों की जिंदगी नहीं है। शांति मेनन वाकई में पागल हो रही थी और चिल्लाई, बस अगर तुम छूट समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हो तो हम उसे तुम्हारे बच्चे का इलाज करने की अनुमति देंगे। आरव शर्मा ने उनकी परवाह नहीं की। अगर वह और देरी करता तो अभय रेड्डी जा सकता था। आरव शर्मा, सर्जरी के लिए तैयार करो। माया वोहरा, मेरे कपड़े बदलो। माया वोहरा ने सिर हिलाया और जल्दी से आरव शर्मा के लिए सर्जिकल कपड़े लेने गई। पूरे शरीर की स्टेलाइजेशन के बाद सभी सर्जन ऑपरेटिंग रूम में दाखिल हुए। वे एक साथ सीखना चाहते थे कि आरव शर्मा ने अभय रेड्डी का इलाज कैसे किया, जिसके दिल में चाकू था। अध्याय 160। जब आरव शर्मा अपनी उंगलियों के जोड़ों को हिला रहा था, उसने मुड़कर डॉक्टरों की ओर देखा और कहा, तुम लोग अंदर क्यों आए? बाहर निकलो, बस माया वोहरा को अकेले छोड़ दो। उपनिदेशक नरेंद्र कौशिक ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, हम बस देखना चाहते हैं कि तुम निदेशक अभय का इलाज कैसे करते हो ताकि हम तुमसे सीख सकें। आरव शर्मा, छोड़ो, तुम लोग बाद में मुझे परेशान करोगे। नरेंद्र कौशिक, हम वादा करते हैं कि हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। हम बस देखना और तुमसे सीखना चाहते हैं। अगर भविष्य में हमें फिर से ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा तो हमें पता होगा कि इसका इलाज कैसे करना है। आरव शर्मा, ठीक है, लेकिन तुम लोग सिर्फ एक तरफ खड़े होकर देख सकते हो और तुम किसी भी तरह से मुझे परेशान नहीं कर सकते। नरेंद्र कौशिक, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। आरव शर्मा ने बेहोश अभय रेड्डी का सावधानी से निरीक्षण किया और जल्दी से उसकी चोटों की सीमा निर्धारित कर ली। अन्य डॉक्टर बहुत हैरान थे, आरव शर्मा अपनी उंगलियों के जोड़ों को क्यों हिला रहा था। ये सर्जरी है, कोई लड़ाई नहीं। आरव शर्मा, माया वोहरा, यहाँ आओ और मेरा सहायता करो। माया वोहरा ने सिर हिलाया और जल्दी से उसके पास आए।
अन्य डॉक्टरों ने अभय रेड्डी की सर्जरी करने की हिम्मत इसलिए नहीं की थी क्योंकि एक फल काटने वाला चाकू उनके दिल में घुसा हुआ था। एक बार फल काटने वाला चाकू निकाल लिया जाए तो खून बहुत तेजी से बहेगा और यहाँ तक कि दिल को गंभीर नुकसान पहुंचेगा। उसे बचाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी और हम केवल उसे मरते हुए देख सकते हैं। आरव शर्मा को भी इस समस्या का सामना करना पड़ रहा था। आप चाकू को सीधे नहीं निकाल सकते, लेकिन आपको इसे निकालना होगा। आरव शर्मा, आयोडीन से स्टेलाइजेशन। माया वोहरा ने जल्दी से जैसा कहा गया वैसा किया और आयोडीन निकालकर अभय रेड्डी के घाव को स्टेलाइज किया। सर्जरी करते समय ये बुनियादी सामान्य ज्ञान है, इसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन अगला दृश्य पास में देख रहे डॉक्टरों को हैरान कर गया। आरव शर्मा ने फल काटने वाला चाकू नहीं निकाला, बल्कि स्कैल्पल उठाकर अभय रेड्डी की छाती को काट दिया। उपनिदेशक नरेंद्र कौशिक चिल्लाया, तुम क्या कर रहे हो? वह पहले से ही गंभीर रूप से घायल है और बहुत खून बह रहा है, और तुम उसे काटने जा रहे हो। वह अपनी मौजूदा स्थिति में टिक नहीं पाएगा। बाकियों ने जल्दी से नरेंद्र कौशिक को पकड़ा और उसे चुप रहने के लिए मनाया। आरव शर्मा ने काम करते हुए कहा, तुम उसे मारना चाहते हो? क्या तुम्हें प्रमोशन चाहिए? एक पेशेवर सर्जन के रूप में तुम्हें यह भी नहीं पता कि सर्जरी के दौरान सर्जन को परेशान नहीं करना चाहिए। यह उसका दिल है। अगर मेरे हाथ में अभी थोड़ा सा भी कंपन हुआ होता तो स्कैल्पल तुरंत उसके दिल को काट देता। अगर वह मर जाता है तो ये तुम्हारा होगा या मेरा? आरव शर्मा की डांट के बाद नरेंद्र कौशिक एक शब्द भी नहीं बोल सका, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। डॉक्टर अभय की सुरक्षा के लिए अभी के लिए धैर्य रखें। एक बार जब वह ठीक हो जाएगा तो सब कुछ आसान हो जाएगा। अगर वह ठीक नहीं हो पाता तो उसे भुगतना पड़ेगा। आरव शर्मा ने अभय रेड्डी के दिल पर 5 या 6 सेंटीमीटर लंबा चीरा लगाया और स्कैल्पल नीचे रख दिया। फिर उसने एक और ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे दर्शकों को हैरान कर दिया। उसने अपने बाएं हाथ से फल काटने वाला चाकू पकड़ा और अपनी दाहिनी अंगूठी, तर्जनी और मध्यमा उंगली को एक साथ जोड़कर अभय रेड्डी के दिल में बने छेद में डाल दिया। सब लोग स्तब्ध रह गए। क्या वह इस तरह से फल काटने वाला चाकू निकालने जा रहा था? आरव शर्मा ने अपने बाएं हाथ से चाकू को धीरे से उठाया और कुछ सेकंड बाद उसने अचानक चाकू को बाहर खींच लिया, जिसके साथ काले खून की एक धारा निकली। इसने माया वोहरा और पास में मौजूद अन्य लोगों को डरा दिया। नरेंद्र कौशिक, तुम अभी भी निदेशक अभय हो। ये कहते हुए वह आगे बढ़ा। आरव शर्मा, चाकू का उपयोग करके उसे रोक दो। माया वोहरा ने अनायास चाकू उठाया और उसने नरेंद्र कौशिक की ओर, जो आगे बढ़ रहा था, इशारा किया। माया वोहरा, डॉक्टर नरेंद्र, आवेग में मत आओ। तुम निदेशक अभय को मार डालोगे। नरेंद्र कौशिक, लेकिन वह लोगों को नहीं बचा रहा है, वह हत्या कर रहा है। जब दोनों बहस कर रहे थे, अभय रेड्डी के दिल के घाव से खून बहना बंद हो गया। उपनिदेशक नरेंद्र, देखो, निदेशक अभय का खून बहना बंद हो गया है। उसने ये कैसे किया? बस अंदर हाथ डालकर खून रोक दिया। एक्यूप्रेशर से खून रोकना। उसने घाव की जगह कैसे निर्धारित की? बस अंदाजे से। डॉक्टर आरव शर्मा के चमत्कारी कौशल से सभी हैरान थे। वे सभी जानते हैं कि एक्यूप्रेशर से खून कैसे रोका जाता है। अगर उन्हें करना होता तो उन्हें अभय रेड्डी के दिल के घाव की जगह निर्धारित करने के लिए उपकरणों का उपयोग करना पड़ता। लेकिन चाकू दिल से निकाला गया, खून बहता रहा और जब तक वे घाव की जगह निर्धारित करते तब तक अभय रेड्डी मर चुका होता। आरव शर्मा ने वास्तव में घाव की जगह को अंदाजे से अनुमान लगाया। क्या अद्भुत कौशल! घाव की जगह को अंदाजे से अनुमान लगाना सबसे आश्चर्यजनक बात नहीं है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि आरव शर्मा बिना किसी उपकरण के घाव का आकार निर्धारित कर सकता है और घाव के आकार के आधार पर उंगलियों को कितना बल लगाना चाहिए ये निर्धारित कर सकता है। ये और भी अद्भुत है। नरेंद्र कौशिक आश्चर्यचकित होकर पीछे हट गया। अब आरव शर्मा को और परेशान करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। माया वोहरा ने आश्चर्य और प्रशंसा के साथ आरव शर्मा को देखा। ये वाकई में कल्पना करना मुश्किल था कि एक शौकिया डॉक्टर के पास ऐसा कौशल हो सकता है। इतने सारे लोगों में जो दशकों से चिकित्सा का अभ्यास कर रहे हैं, कोई भी ऐसी सर्जरी करने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन वह कर सकता है। शानदार! आरव शर्मा, सुई और धागा, मुझे दिल के घाव को सिलना है। सब लोग स्तब्ध रह गए। बिना किसी उपकरण के दिल के घाव को स्कैन किए और दिल को बाहर निकाले बिना दिल की सिलाई सर्जरी कैसे की जा सकती है? माया वोहरा 2 सेकंड के लिए स्तब्ध रही, फिर जल्दी से सुई और धागा तैयार किया और आरव शर्मा को सौंप दिया। वह फिर से अंधा सिलाई करने जा रहा है। तुम अपने आप में बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास रखते हो। ये दिल है, थोड़ी सी भी गलती नहीं चलेगी। वह यहाँ लोगों को बचाने नहीं आया है, वह अपनी कला दिखाने आया है। मैंने लगभग 20 साल तक सर्जरी की है और यह पहली बार है जब मैंने किसी को इतना साहसी देखा है। क्या उसे गलती करने और मरीज को मारने का डर नहीं है? बात करना बंद करो। उनके पास शानदार कौशल है और वे ऐसा करने की हिम्मत करते हैं। हम बात करना बंद करें। उसे बात करके परेशान मत करो।
अगर वह असफल हो गया तो उसे हमें परेशान करने का दोष देना होगा। हमें बस चुपचाप इंतजार करना है कि वह खत्म कर ले और देखें कि क्या वह सफल हो सकता है। आरव शर्मा अंधा अनुमान नहीं लगा रहा था, उसके व्यवहार को एक प्राचीन मुहावरे पाउडिंग गाय को काटना से समझाया जा सकता है। वह उन चीज़ों को देख सकता है जो दूसरे नहीं देख सकते। वह उन चीज़ों से परिचित है जो दूसरों के लिए अपरिचित हैं। वह उन चीज़ों के बारे में निश्चित हो सकता है जिनके बारे में दूसरे निश्चित नहीं हो सकते। इसलिए उसके व्यवहार ने उसके साथियों को हैरान कर दिया। जल्द ही आरव शर्मा ने अनुभव से दिल की सिलाई पूरी कर ली। आरव शर्मा, फल काटने वाले चाकू के घाव को स्टेलाइज करो। माया वोहरा ने जल्दी से जैसा कहा गया वैसा किया। आरव शर्मा, सुई और धागा, मुझे घाव को सिलना है। माया वोहरा ने जल्दी से एक और सुई धागा सेट तैयार किया और आरव शर्मा को सौंप दिया। बाहर दिखने वाले घाव को अनुभव करने की जरूरत नहीं थी। आरव शर्मा ने चिमटेलिए और सर्जिकल सुई को पकड़कर तेजी से सिलाई की। समाप्त करने के बाद आरव शर्मा ने उपकरणों को एक तरफ फेंक दिया और कहा, ठीक है, महत्वपूर्ण संकेतों पर ध्यान दो। निश्चेतक का असर खत्म होने के बाद वह जाग जाएगा। तुम लोग मुझसे बेहतर जानते हो कि रिकवरी कैसे करनी है, इसलिए मुझे इसे समझाने की जरूरत नहीं है ना? माया वोहरा ने जल्दी से अभय रेड्डी के घाव को अल्कोहल कॉटन से साफ किया। नरेंद्र कौशिक और अन्य लोग जल्दी से अभय रेड्डी के महत्वपूर्ण संकेतों की जांच करने आए। ये पुष्टि करने के बाद कि सभी डेटा उचित सीमा के भीतर थे, वे सभी अविश्वास में दिखे। आरव शर्मा ऑपरेटिंग रूम से बाहर चला गया। शांति मेनन और अभय रेड्डी के परिवार वाले सभी वहां थे। शांति मेनन, कैसा रहा युवक? आरव शर्मा, ठीक है। निश्चेतक का असर खत्म होने के बाद उसे जाग जाना चाहिए। नरेंद्र कौशिक और अन्य लोग भी बाहर आए। छोटे भाई, मुझे अभी की बात के लिए खेद है। मैं बहुत आवेगी था। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूं और कृपया मुझे माफ़ कर दो, नरेंद्र कौशिक ने ईमानदारी से कहा। आरव शर्मा ने मुड़कर उसे लात मारी, गाली देते हुए, तुम्हें क्या? अगर मेरी मानसिक स्थिरता नहीं होती तो डॉक्टर अभय अभी ऑपरेटिंग टेबल पर मर चुके होते। तुम भी उपनिदेशक हो, दूसरे डॉक्टर सर्जरी कर रहे हैं और तुम चिल्लाने और हंगामा करने की हिम्मत करते हो और यहाँ तक कि मारने के लिए दौड़ पड़ते हो। तुम उपनिदेशक कैसे बने? तुमने डीन को तोहफे दिए और पीछे के दरवाजे से आए। अध्याय 161। नरेंद्र कौशिक ने नहीं सोचा था कि आरव शर्मा इतना हिंसक होगा और उसने उसे जमीन पर लात मार दी। हालांकि आरव शर्मा की डांट सही थी, वह अभी वाकई में बहुत आवेगी था। अगर यह कोई मानसिक रूप से अस्थिर डॉक्टर होता तो कुछ गलत हो जाता। दिल की सर्जरी में अगर कुछ गलत होता है तो यह मजाक नहीं है, यह घातक हो सकता है। नरेंद्र कौशिक को पीटते देख कई अन्य डॉक्टरों ने तुरंत विरोध किया। तुम अभी भी लोगों को क्यों मार रहे हो? अगर कुछ कहना है तो मारने की क्या जरूरत? यह अभी भी अनिश्चित है कि निदेशक अभय जाग पाएंगे या नहीं और तुम अभी इतने घमंडी हो। आरव शर्मा, मूर्खों का झुंड, जाओ और मस्ती करो। ये कहकर आरव शर्मा चला गया। शांति मेनन ने जल्दी से पूछा, क्या हो रहा है? डॉक्टर नरेंद्र, तुमने क्या किया? नरेंद्र कौशिक ने अपराध बोध के साथ जवाब दिया, मैंने उस समय उसे गलत समझा। उसने स्कैल्पल से निदेशक अभय का दिल काट दिया। मुझे लगा कि वह बकवास कर रहा है, इसलिए मैं उसे रोकना चाहता था। शांति मेनन, बकवास? तुम एक अनुभवी डॉक्टर हो, तुम ऐसी गलती कैसे कर सकते हो? वह दिल का गड्ढा है, अगर तुम उसे प्रभावित करते हो तो परिणाम विनाशकारी होंगे। जब वह निदेशक अभय की सर्जरी करने के लिए अंदर गया तो इसका मतलब है कि उसे आत्मविश्वास है। तुम इतने उत्तेजित क्यों हो गए? शांति मेनन की डांट के बाद नरेंद्र कौशिक कुछ नहीं बोल सका। शांति मेनन ने असहायता से आह भरी और जल्दी से मुड़कर आरव शर्मा का पीछा किया। आरव शर्मा वार्ड 16 में आया और बच्चे के माता पिता के साथ बच्चे के इलाज के बारे में चर्चा कर रहा था। आरव शर्मा, ऐसा करते हैं, हम उसे सूर्यकिरण हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करते हैं। मैं खुद उसकी सर्जरी करूंगा, मैं गारंटी देता हूं कि कोई समस्या नहीं होगी। बच्चे की मां, सूर्यकिरण हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र? क्या तुम वहां किसी डॉक्टर को जानते हो? आरव शर्मा, हाँ, तुम पहले ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पूरी करो। सूर्यकिरण हॉस्पिटल में पूरा होने और भर्ती होने के बाद मैं वहां जाकर उसकी सर्जरी करूंगा। बच्चे का पिता, ठीक है, मैं अभी जाकर ट्रांसफ़र की व्यवस्था करता हूं। यहाँ तक कि दिल में चाकू का घाव भी ठीक हो सकता था, जिससे पता चलता है कि आरव शर्मा का चिकित्सा कौशल काफ़ी उन्नत था। वह जहाँ भी जाना चाहता था बशर्ते वह बच्चों को बचा सके। इस समय शांति मेनन आए। बच्चे के पिता ने जल्दी से कहा, डीन, आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। हमें ट्रांसफ़र प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। शांति मेनन, दूसरे अस्पताल में ट्रांसफ़र? कहाँ? बच्चे का पिता, हमें सूर्यकिरण हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करना है। ये सुनकर शांति मेनन हंसी और पूछा, क्या तुम्हें यकीन है? क्या हमारे अपोलो हॉस्पिटल का चिकित्सा स्तर उनके निजी अस्पतालों से बेहतर नहीं है? अगर हम इसे ठीक नहीं कर सकते तो वे निश्चित रूप से भी नहीं कर सकते। बच्चे का पिता, ये तुम्हारा कोई काम नहीं है।
हम बस दूसरे अस्पताल में ट्रांसफ़र की व्यवस्था करना चाहते हैं। सभी परिणाम हम खुद सहन करेंगे। वैसे भी अगर हम यहाँ रहते हैं तो तुम जिम्मेदारी लेने की हिम्मत नहीं करोगे। शांति मेनन ने आरव शर्मा को देखा और मोटे तौर पर सच्चाई समझ गई। अपोलो हॉस्पिटल गैर पेशेवर डॉक्टरों को मरीजों की सर्जरी करने की हिम्मत नहीं करता और सूर्यकिरण हॉस्पिटल निश्चित रूप से भी ऐसा नहीं करेगा। शांति मेनन ने सलाह दी, वे निश्चित रूप से वह नहीं करेंगे जो हम करने की हिम्मत नहीं करते। मुझे लगता है कि हमें बच्चे को और कष्ट देना बंद करना चाहिए। उसे अब तुरंत आराम और रिकवरी की जरूरत है। बच्चे का पिता चिंतित हो गया और उसे दोष देने लगा, तुम इतने परेशान क्यों हो? अगर वह यहाँ रहता है तो तुम उससे ठीक नहीं कर सकते। मैंने तुमसे सावधानी से सीटी स्कैन करने को कहा, लेकिन तुमने कहा कि यह जांच लिया गया है और फिर से करने की जरूरत नहीं है। अब हम उसे दूसरे अस्पताल में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, लेकिन तुम बहाने बना रहे हो। तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हें मेरा बेटा यहाँ मरने देना है? शांति मेनन, अगर तुम एक और सीटी स्कैन करना चाहते हो तो ठीक है, हम निश्चित रूप से तुम्हें संतुष्ट करेंगे। ये वैसे भी जरूरी नहीं था और हम तुम्हारे इलाज की लागत बचाना चाहते थे, इसलिए हमने कहा कि फिर से करने की जरूरत नहीं है। चूंकि तुम इस पर जोर दे रहे हो, मैं भी किसी को इसे व्यवस्थित करने के लिए कहूंगी। बच्चे का पिता, कोई जरूरत नहीं, हम बस उसे तुरंत दूसरे अस्पताल में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देखकर कि वह बच्चे के पिता को मना नहीं कर सकती, शांति मेनन केवल असहायता से सिर हिला सकती थी और जल्दी से किसी को बुलाया ताकि बच्चे के लिए डिस्चार्ज प्रक्रियाएं पूरी की जा सकें। ये देखकर कि यहाँ कुछ करने को नहीं था, आरव शर्मा जाने की तैयारी करने लगा। शांति मेनन ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे रोका और कहा, युवा भाई आरव, कृपया रुक जाओ। आरव शर्मा रुक गया और मजाक में पूछा, क्यों, तुम मुझे डॉक्टर अभय को बचाने के लिए धन्यवाद देना चाहती हो? शांति मेनन, हाँ हाँ, बेशक मुझे तुम्हें धन्यवाद देना है। चलो एक साथ दोपहर का भोजन करें। आरव शर्मा, दोपहर का भोजन छोड़ो, मेरे पास अभी भी काम है और खाने का समय नहीं है। डीन शांति, कृपया मुझे बताओ अगर तुम्हें कुछ कहना है। शांति मेनन, हाँ, ठीक है, मैं स्पष्ट बोलूँगी। मैं भाई आरव को हमारे अस्पताल में मुख्य सर्जन के रूप में नियुक्त करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि भाई आरव इसे स्वीकार करेंगे। आरव शर्मा, माफ़ करें, मुझे डॉक्टर बनने में कोई रुचि नहीं है। मेरे पास करने के लिए और भी चीज़ें हैं, इसलिए मैं पहले निकलता हूँ। शांति मेनन हार मानना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से उसका पीछा किया और आरव शर्मा को अपना निमंत्रण स्वीकार करने के लिए मनाने की कोशिश जारी रखी। हालांकि आरव शर्मा का रवैया बहुत दृढ़ था। उसे डॉक्टर बनने में कोई रुचि नहीं थी, इसलिए उसे हार माननी पड़ी। आरव शर्मा के विचार में लोगों को बचाने के लिए जरूरी नहीं कि डॉक्टर बनना पड़े और डॉक्टर जरूरी नहीं कि लोगों को बचा सकें। एक कदम पीछे हटें, भले ही वह डॉक्टर बनना चाहता हो, वह सूर्यकिरण हॉस्पिटल में डॉक्टर बनेगा, न कि अपोलो हॉस्पिटल में। आखिरकार आरव शर्मा जल्द ही सूर्यकिरण हॉस्पिटल ग्रुप के 51% शेयरों का मालिक होगा, जो उसकी अपनी इंडस्ट्री मानी जाएगी। अस्पताल से निकलने के बाद आरव शर्मा ने राधिका तिवारी को फ़ोन किया। आरव शर्मा, राधिका, क्या तुम व्यस्त हो? राधिका तिवारी, मैं गाड़ी चला रही हूँ। मैं अभी एक ऑफिस देखने गई थी, मुझे एक मिल गया है। जब तुम्हारे पास समय हो तो आकर देख लो। आरव शर्मा, हाँ, दिया वोहरा बाद में तुम्हारे पास आएगी, तुम उसे बुल्गारी होटल में शो करने के लिए ले जाना। 230 होटल में शूटिंग के चरणों का सख्ती से पालन करना और हर कदम को स्पष्ट रूप से शूट करना, जिसमें होटल की विलासिता को हाईलाइट करने पर ध्यान देना। समझी? राधिका तिवारी, समझ गई। मैं निश्चित रूप से मिस्टर आरव की आवश्यकताओं के अनुसार अपना काम करूंगी। आरव शर्मा, हाँ, मैं आज दोपहर तुमसे मिलने आऊँगा और एक साथ ऑफिस देखने जाएंगे। राधिका तिवारी, ठीक है, दोपहर में मिलते हैं। फ़ोन काटने के बाद आरव शर्मा बैंक गया और एक कार्ड के लिए आवेदन किया। ऑफिस डेकोरेशन आदि के लिए निश्चित रूप से बहुत सारा पैसा खर्च होगा। आरव शर्मा इस कार्ड को राधिका तिवारी को देने जा रहा था। कंपनी के आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले सभी खर्च इस कार्ड से किए जाएंगे। दोपहर के भोजन के बाद आरव शर्मा सीधे बुल्गारी होटल में राधिका तिवारी और दिया वोहरा को ढूंढने गया। कर्मचारियों की मदद से दोनों ने पहला वीडियो शूट कर लिया था। अब उन्हें रात के खाने के समय तक इंतजार करना था ताकि दूसरा हिस्सा शूट किया जा सके। राधिका तिवारी, बॉस आरव, क्या तुम अब मेरे द्वारा चुने गए ऑफिस को देखने जाना चाहते हो? आरव शर्मा, कोई ज़रूरत नहीं, तुम बस फैसला लो, मैं तुम्हें ये कार्ड दे रहा हूँ। कंपनी के आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले इस कार्ड के पैसे का उपयोग करो। राधिका तिवारी को बहुत सम्मान महसूस हुआ। आरव शर्मा ने उस पर इतना भरोसा किया कि उसने कार्ड सीधे उसे सौंप दिया। क्या उसे डर नहीं था कि वह भाग जाएगी? राधिका तिवारी, बॉस आरव, क्या तुम मुझ पर इतना भरोसा करते हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं भाग जाऊंगी? आरव शर्मा,
तुम भाग नहीं सकती। तुम जैसी खूबसूरत महिला जहां भी जाएगी वहां ध्यान का केंद्र होगी। मैं दिया वोहरा को एक टिकटॉक पोस्ट करने के लिए कह सकता हूं और वह तुम्हें ढूंढ लेगी। राधिका तिवारी, हाँ, तुम वाकई में लड़कियों से फ्लर्ट करने में माहिर हो। आरव शर्मा, मैं एक दीदी के साथ फ्लर्ट कर रहा हूँ, लड़की के साथ नहीं। राधिका तिवारी, तो क्या तुम बड़ी दीदियों के साथ भेदभाव करोगे? आरव शर्मा, दीदी बहुत अच्छी हैं, जैसा कि कहावत है, तुमसे 3 साल बड़ी लड़की निश्चित रूप से तुम्हारे लिए सोने की ईंटें लाएगी। राधिका तिवारी, तुम बहुत अच्छे फ्लर्टर हो। मैं ये कार्ड ले लूंगी और मैं तुम्हें हर महीने विस्तृत स्टेटमेंट दूंगी। आरव शर्मा, हाँ। इस समय सिस्टम ने एक रिमाइंडर जारी किया। सिस्टम, मालिक को दैनिक कार्य पूरा करने के लिए बधाई। आपको सूर्यकिरण हॉस्पिटल ग्रुप के 51% शेयरों से पुरस्कृत किया जाएगा। इक्विटी ट्रांसफर प्रक्रियाएं बाद में पूरी की जाएंगी। कृपया फ़ोन का जवाब देने और इक्विटी ट्रांसफर समझौते को समय पर लेने पर ध्यान दें। मिशन पूरा हो गया, जिसका मतलब है कि अभय रेड्डी जाग गया है और अब मौत के खतरे में नहीं है। थोड़ी देर बाद शांति मेनन ने आरव शर्मा को फ़ोन किया। आरव शर्मा ने फ़ोन उठाया। शांति मेनन, भय आरव, तुम कमाल हो। डॉक्टर अभय जाग गए हैं और उनके सभी महत्वपूर्ण संकेत नियंत्रण में हैं। वह खतरनाक अवधि से गुजर चुके हैं। आरव शर्मा, ओह। शांति मेनन, भय आरव, तुम्हारा चिकित्सा कौशल वाकई में अद्भुत है। सच कहूं, क्या तुम वाकई में डॉक्टर बनने पर विचार नहीं करते? मुझे लगता है कि तुम्हारा चिकित्सा कौशल कई लोगों को लाभ पहुंचा सकता है और भविष्य में तुम्हारी देखभाल में कई लोग जीवित हो जाएंगे। अगर तुम डॉक्टर नहीं बनते तो निश्चित रूप से कुछ लोग होंगे जो प्रभावी उपचार न मिलने के कारण अपनी जान गंवा देंगे। आरव शर्मा ने सीधे फ़ोन काट दिया। इस बूढ़े व्यक्ति ने वास्तव में नैतिक अपहरण का उपयोग करके आरव शर्मा से निपटने की कोशिश की। आरव शर्मा के स्वभाव के साथ वह उसकी बकवास कैसे सुन सकता था? उसने उसे सीधे ब्लॉक कर दिया। इक्विटी जल्द ही हासिल हो जाएगी और आरव शर्मा को सूर्यकिरण हॉस्पिटल में जाकर छोटे लड़के की सर्जरी की तैयारी करनी होगी।